इस दफ़ा बच्चों की ये कोशिश है कि अगर करने हैं चार तो हम ग्रुप ए से ही करेंगे। तो ग्रुप बी का सी लॉ इस दफ़ा बच्चों का कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि इंतहाई ऑफ सेशन सी लॉ का। क्योंकि अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि बी लॉ छोड़ के वो सी लॉ कर रहा है, वो तो बहुत बड़ी गलती है। अगर करना भी है तो मेरा ख्याल है कि ग्रुप ए में से ही बेहतर है कि पेपर अगर कोई छोड़ के वो आ गया है, वो तो बनता ही नहीं उसका। क्योंकि मेरे बच्चे कोशिश करनी है कि हमने अभी भी बी लॉ का कोई बच्चा बैठा हुआ था यहाँ पे आप में से बी लॉ की क्लास में, तो उन बच्चों को मैंने बताया कि मेरे बच्चे कोशिश करें कि बी जो ग्रुप ए है उसका कोई पेपर छोड़ के आगे ग्रुप बी में ना आइएगा इस अटेम्प्ट के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि नई स्कीम अब तो आनी ही आनी है, और उसके अंदर अगर आप ग्रुप ए पास कर लेते हैं तो आपका वो जो नया जो डाटा रिस्क वाला पेपर है वो आपका एग्जाम्प्ट होगा। इसलिए मेरे बच्चों अगर आप कोई ग्रुप ए का पेपर छोड़ के आप बी का सीलो पढ़ेंगे तो वो तो बनता ही नहीं। बेहतर यही कि आप उसी को जाके ऑप्ट कर लें। ले बेटा, थोड़ी थोड़ी बातें जरा जल्दी जल्दी करते जाते हैं। वैसे तो इनकी इतनी ज़रूरत नहीं, पढ़ेंगे अपना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया हो आप। तो नई और पुरानी स्कीम में अब आपको बाकी बातें तो करने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि मेरे बच्चे कि बी लॉ और सी लॉ ये दोनों मर्ज हो गए, हमारा एक नया पेपर बनेगा बिजनेस लॉ का। और उस पेपर में मेरे बच्चे दो हिस्से हुआ करेंगे, एक होगा पार्ट ए जिसमें हमारा अज्यूम कर लें बिजनेस लॉ का पोर्शन हुआ करेगा, और एक होगा मेरे बच्चे पार्ट बी जिसमें हमारा सी लॉ का पोर्शन हुआ करेगा। अब ये पार्ट जिस बंदे ने बी लॉ पास कर लिया होगा और खुदा ना खासा उसका सी लॉ पास नहीं होगा, तो इस पेपर के अंदर वो सिर्फ अपना जो पोर्शन होगा 50 नंबर का वही अटेम्प्ट किया करेगा। यानी कि 50 नंबर का पार्ट ए बी लॉ और 50 नंबर का पार्ट बी सी लॉ, इस तरह अटेम्प्ट हुआ करेगा। तो अगर किसी का बी लॉ पास है वो सी लॉ अटेम्प्ट कर लेगा, जिसका सी लॉ पास है वो बी लॉ का पोर्शन अटेम्प्ट कर लेगा। जिसके ये दोनों पास है तो उसको ये नई स्कीम के अंदर पेपर देना, यानी कि उसका एग्जाम्प्ट होगा, उसको पेपर देने की जरूरत नहीं है बेटा। उसके बाद ये लाइट की इसके यूपी इसके सोलर के ऊपर ये एसी नहीं चलते। चलो फिलहाल तो गुजारा हो रहा है क्योंकि इसमें कौन सा रश होता है। ले बेटा, अब आपको पता है कि नई स्कीम के अंदर हमारे ये दो लेवल्स होंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी कैफ के। और ग्रुप ए के अंदर ये जो नया पेपर ऐड हो रहा है, जिस बंदे का ग्रुप ए आज वाला पूरे का पूरा पास होगा उसका ये पेपर उसको देना नहीं पड़ेगा। और ग्रुप ए के अंदर जो आज के दिन के ऊपर कॉस्ट काउंटिंग है, अगर उसकी वो भी पास होगी, जारी बात है ग्रुप ए पूरा पास होने का मतलब कॉस्ट काउंटिंग पास होना, तो उसकी ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी मेरे बच्चे जारी बात है वो भी ग्रुप बी के अंदर उसको नहीं देनी होगी। यानी कि आज अगर कोई बंदा ग्रुप ए पास कर ले तो नई स्कीम के अंदर ये पूरा ग्रुप ए तो जाएगा ही, साथ कॉस्ट भी जाएगी और ये नया पेपर भी बीच में से उसका एग्जाम हो जाएगा। तो काफी फायदा है मेरे बच्चे ग्रुप ए पास करने में। इसलिए मैं बार बार दोबारा बता रहा हूँ, ग्रुप ए के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। हर सूरत के अंदर ग्रुप ए कोई औखा पेपर है, जो मर्जी है आपने उसको अटेम्प्ट करना है। इस अगर कोई छोड़ा हुआ है इस अटेम्प्ट में कर लें, ये तो उम्मीद है कि आपने वो कर लिया हो। ले बेटा, सी लॉ हमारे यहाँ पे टोटल 12 चैप्टर्स होंगे। जिस तरह बी लॉ के अंदर 18 चैप्टर्स हैं और उसको हमने 4 ग्रेड्स के अंदर डिवाइड किया हुआ, सी लॉ के अंदर मेरे बच्चे हमारे टोटल 12 चैप्टर हैं और उसको 5 ग्रेड्स के अंदर हमने डिवाइड किया होता है। ये ग्रेड्स का मतलब सिर्फ थोड़ा सा बताना होता है। जैसे मान लो कि 12 चैप्टर्स के अंदर जो पहला ग्रेड है हमारा, उसमें ये 3 चैप्टर, वैसे इनका फायदा कोई नहीं होता क्योंकि हमने 12 के 12 करने होते हैं और अच्छे तरीके से करने होते हैं। तो इन चीज़ों का वैसे ही बात बच्चे कहते हैं कि थोड़ी सी हमें इन्फॉर्मेशन दे दें। अगर होगी तो वैसे ही मैं इन स्लाइड्स को शेयर कर दूंगा, ये अगर किसी ने देखना हो तो उसको देख लेगा, अदरवाइज से इसका कोई फायदा नहीं। ले बेटा, सेम उसी तरह जिस तरह हमारा बी लॉ के अंदर होता है मेरे बच्चे, कि हमारा 100 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें से मेरे बच्चे 15 नंबर के एमसीक्यूज और 85 मार्क्स का जो होगा। आज सत्यानाश हुआ पड़ा। मैंने बच्चों को बताया था कि आज पहला दिन है, पहले दिन में ये काम नहीं बेटा, पीआरसी मैंने छोड़ दी। मैं अभी बच्चों को बता रहा था उसका रीजन भी छोड़ने का। बच्चे कहते थे कि मैं कोई 5-6 चैप्टर पढ़ाता हूँ, आई 2 बी के कोई 3-4 चैप्टर नहीं पढ़ाता। तो उस वजह से बच्चे मेरे पास अगले सब्जेक्ट पढ़ने नहीं आते थे, डर जाते थे बच्चे कि शायद सर कैफ में भी हमारे साथ ऐसे ही करेंगे। तो मुझे लगा कि भाई बच्चा पास तो हो जाता है लेकिन उसका खौफ जो है ना बेचारे का, वो उसको तंग कर रहा है, तो मैंने वो छोड़ दिया उसको। तो अब मैं बिल्कुल वेला, ये 1.25 महीना घर से सीधा आज पहली क्लास में यहाँ। नहीं बेटा जरा देखिए, आप में से बी लॉ किसी ने अटेम्प्ट किया हुआ? अगर तो बी लॉ किया हुआ फिर तो मेरे बच्चे यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि वही बातें, ये शुरू वाली तो वही बातें कि मेरे बच्चे 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज होंगे, और 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, 15 एमसीक्यूज होना लाजमी नहीं है। उसी तरह हो सकता है 10 हो, 12 हो, कोई 1 नंबर का होगा, कोई 1.5 नंबर का, कोई 2 नंबर का, और बाकी उसी तरह मेरे बच्चे डिट्टो उसी तरह जैसे आपने बी लॉ के अंदर देखा था। हमारा जो 85% पेपर होगा 85 नंबर का, उसमें थे 34 मार्क्स का मेरे बच्चे जनरल वही नॉलेज बेस हो।
यानी कि जिस तरह किताब के अंदर लिखा होगा उसी को आपने दोबारा रिप्रोड्यूस करना है। और जो 51 मार्क्स का होगा हमारा सिनेरियो बेस्ड डिट्टो। और ये ऐसे ही होता है, ये ना सोचना कि शायद सर यहाँ पे तो बता रहे हैं इसकी भी सारी एप्लीकेशन होगी, सारे सिनेरियो होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। 34 to 35 मार्क्स आपको बड़े वाजे नजर आ रहे होंगे, छोटे छोटे सवाल पूछे गए होंगे। और डिट्टो आपने, और इसमें से तकरीबन कोई 18 से 20 नंबर तो सिर्फ आखिरी चैप्टर में से होंगे। ये जो नॉलेज बेस है, ये आपका 34 का जो नॉलेज बेस है उसमें से कम 15 नंबर, और तकरीबन कोई 20 नंबर तक है, सिर्फ आखिरी चैप्टर 12 है। उसके मेरा ख्याल है कोई 6-7 सफ़े हैं, जो उसी में से आ जाना, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 हमारे बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ। तो मेरे बच्चे उसी में से आ जाना। बाकी भी इंशाल्लाह इसी तरह कोई 2-4 क्वेश्चन कहीं और से भी आ जाएंगे। कहने का ये मतलब कि कम से कम 34 मार्क्स का लाजमी तौर पे मेरे बच्चे क्या होगा, नॉलेज बेस होगा। और बाकी क्या होगा, ये सिनेरियो बेस। और फिर मैं अभी बच्चों को बता रहा था कि नॉलेज बेस और सिनेरियो बेस मेरे बच्चे कहाँ से सॉल्व होता है। जो सिनेरियो बेस है नॉलेज से, नॉलेज होगा तो सिनेरियो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ले बेटा, उसके बाद ये सेम परसेंटेज है, क्योंकि पहले दोनों पेपर मर्ज हुआ करते थे, तो अभी मैं बच्चों को डरा रहा था थोड़ा सा कि जब ये मर्ज थे, दोनों पेपर इकट्ठे थे, तो मेरे बच्चे उस वक्त आई कैप की पासिंग रेशो ये हुआ करती थी विद एमसीक्यूज। उस वक्त एमसीक्यूज नहीं थे, तो पासिंग रेशो इस तरह की थी जब ये दोनों पेपर इकट्ठे थे। एक बड़ा जालिम किस्म का पेपर था। और सम टाइम तो मेरे बच्चे उसका सबसे कम जो पासिंग रेशो आई हुई थी वो 13% थी। और उसके बाद आई कैप ने पहली दफा इसके एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस करवाए। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हुआ करते थे उस वक्त। अब उम्मीद यही है कि जब ये 100 नंबर का होगा तो शायद एमसीक्यूज भी बढ़ के 30 मार्क्स के हो जाएंगे, अगर तो पहली तरह की करते हैं ये। अगर जुल्म होगा बच्चों के ऊपर अगर इन्होंने 15 नंबर के एमसीक्यूज रखे, अभी उन्होंने बताया तो नहीं पेपर पैटर्न क्या होगा, लेकिन उम्मीद यही है कि शायद वो 30 नंबर का हो। लेकिन अगर 15 नंबर का हुआ तो बहुत ज्यादा खतरनाक पेपर होगा। अगेन उसी तरह ये 30 नंबर के एमसीक्यू जब इंट्रोड्यूस हुए थे ना, तब इसकी पासिंग रेशो बढ़ के यहाँ तक पहुंची थी। आप देखेंगे ये जब ये दोनों पेपर मर इकट्ठे थे, तो इसकी पासिंग रेशो मैक्सिमम जो गई थी वो 30% तक गई हुई थी। और सबसे जो गंदा था वो 13% रिजल्ट आया। तो उसके बाद जब एमसीक्यूज आए तो मेरे बच्चे उस वक्त फिर वो दोबारा पासिंग रेशो बेहतर होना शुरू हुई, और ये 35% मार्क्स, और या 35% या 43% बढ़ते बढ़ते जो हमारी लेटेस्ट अटेम्प्ट है उसमें जो पासिंग रेशो आई हुई है वो 50% है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी खासी है। और ये 50% भी मेरा ख्याल है कि नहीं, उससे एक दफ़ा 55% भी है। लेकिन बच्चे ज़रा थोड़े से कम थे। नहीं बेटा, रीजन ऑफ फेलियर क्या बताना होता है मेरे बच्चे जानते ही हैं, जब पढ़ना ही नहीं तो फेल ही होना, तो सादी सी बात होती है। लेकिन फिर भी रीजन ऑफ फेलियर जो सबसे मेन है ना, वो बता रहा होता है हमारा ये जो आई कैप का एग्जामिनर जो है वो आपको बता रहा होगा। यानी कि एग्जामिनर कमेंट्स आपको बताते हैं कि कहाँ पे बच्चों ने कौन सी गलती की जिस वजह से बच्चे फेल हुए। ये बड़े इंपॉर्टेंट होता है मेरे बच्चे। ये हमेशा मैं बच्चों को कहता हूँ कि कभी भी कोई भी पेपर बगैर एग्जामिनर कमेंट्स आपने कभी नहीं देने जाना। लाजमी तौर पे 2 से 3 अटेम्प्ट्स के एग्जामिनर कमेंट्स करके दें। आपको पता चल जाए कि कौन सी गलतियां हुई हैं बच्चों से, और मैंने वो गलती नहीं वहां पे रिपीट करनी, क्योंकि लगातार बच्चे सेम गलती रिपीट करते हैं, सेम गलती। उसमें हमेशा मेरे बच्चे, अब हम करेंगे यहाँ पे 2 से 3 अटेम्प्ट्स के एग्जामिनर कमेंट्स, आप देखेंगे उसमें जो शुरू में बताएगा ना कि फलाने सवाल में उसने लोगों ने अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं की, क्वेश्चन की आंसर करना शुरू कर दिया, पूछा ये था आंसर कुछ और कर दिया, वो अजीबो गरीब से, या एक ही पेज के ऊपर एक से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं हम लोग। तो ये आपके सामने एग्जामिनर कमेंट्स हैं, आप देखेंगे हर सवाल, अगर इसके अंदर 11 सवाल आए टोटल इस पेपर के अंदर, ये था आटम 2022, इसमें सीएफई का मेरिट सर्टिफिकेट आया था सी लॉ के अंदर, तो इसमें टोटल 11 सवाल थे। अब 11 सवालों में ये देखें कि सिर्फ एक मैं सवाल की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा, वो है क्वेश्चन नंबर 5। पता नहीं कितना का खतरनाक क्वेश्चन था ये, सिर्फ 1% बच्चे परफॉर्म कर सके इस पेपर के अंदर। अगर हम देखें आटम 2022 के अंदर उसने कहा कि ओवरऑल 34% रिजल्ट था इसमें, तो आटम 2022 में 34% रिजल्ट, तो 3500 कोई 53 बच्चों ने इस पेपर को अटेम्प्ट किया। यानी कि सिर्फ 35 बच्चे, अगर देखें तो चलो 35.5 कर लो, तो 1% का यही मतलब है ना, हर 100 में से एक, तो सिर्फ 35 बच्चों से वो क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट हुआ। अब पता नहीं उसमें ऐसा क्या था, वो देखेंगे क्या कर वो क्वेश्चन ऐसा क्या था। तो कहने का ये मतलब कि बाप का तो कुछ बच्चे तो ऐसे दिल पे ही ले जाते हैं कि सवालों को देखते नहीं, और किताब से बाहर तो कुछ पूछा नहीं। हमें लग रहा होता कि उस वक्त पता नहीं ये कहाँ से पूछ लिया, सर ने तो ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं, हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। लेकिन वही बात जब क्लासें माशाल्लाह जैसा क्लासों में आना होना, जिस तरह का पढ़ना है, उसके बाद मेरे बच्चे परफॉर्मेंस भी तो ऐसी ही होनी है। अब यहाँ पे सी लॉ सबसे सौखा पेपर है पूरे, आपका जो ग्रुप कैफ है, कैफ में जो सबसे सौखा पेपर है वो आपका सी लॉ का है। नहीं नहीं, बी लॉ तो मेरे बच्चे वो इतना सौखा नहीं है, क्योंकि बी लॉ के अंदर ना कॉमन सेंस भी आती है बीच में। वहां पे आपको बाज का सिनेरियोज में कोई थोड़ा सा कॉमन सेंस होता, तो लॉ वहीं पे पड़ा हुआ है, लेकिन उन सिनेरियोज में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, यहाँ पे कभी ऐसी कॉमन सेंस नहीं होती।
इसमें जो सिनेरियो भी होते हैं उसमें कोई कॉमन सेंस नहीं होती, डिट्टो जो जहाँ पे लॉ बताया गया उसके मुताबिक आपने आंसर करना होता है। लेकिन वहां पे तो आपको पता है कि किसी ने ये नुकसान कर दिया, किसी ने कोई चीज चोरी कर ली, किसी ने वादा पूरा नहीं किया, वहां पे क्या होगा, वहां पे कुछ और है। तो ये सबसे सौखा पेपर है। तो लेकिन बहरहाल कुछ बच्चे शायद इस बात से एग्री ना करें, लेकिन ये ज्यादा स्पेसिफिक है मेरे बच्चे, वो स्पेसिफिक नहीं है, वो जनरल है, बी लॉ, ये स्पेसिफिक है। तो बेटा उसी तरह अगेन स्टडी मटेरियल हमारा जैसे हमेशा से होता है, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट, उसके बाद 5 पेपर आपको दे दिए जाएंगे। अगेन मेरे बच्चे, कोई बच्चा सिर्फ आई कैप की स्टडी टेक्स्ट ही करना चाहे वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि आई कैप ने पहले हमारी जो आई कैप की जितनी भी किताबें उसके साथ क्वेश्चन बैंक भी दिए थे, और वो काफी थे किसी भी पेपर को पास करने के लिए। लेकिन बाद में आई कैप ने क्या किया कि वो क्वेश्चन बैंक कुछ किताबों के मर्ज कर दिए स्टडी टेक्स्ट के अंदर। अब बी लॉ हो गया, सी लॉ हो गया, इनके जो क्वेश्चन बैंक हैं मेरे बच्चे वो मर्ज हैं आपकी किताबों में ही। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ आप किताब के अंदर ही जितने सवाल होंगे वो ही कर लें, उसके अंदर जितनी एग्जाम्पल हैं वो ही कर लें, और इसमें जो 5 पेपर हैं जो एमसीक्यूज हैं वो तो सारे तकरीबन दिए हुए पिछली 2-3 अटेम्प्ट छोड़ के। तो मेरे अच्छे वो काफी होगा आपको पेपर पास करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद जो पुराने जो 5 पेपर हैं इस तरह के, वो या क्वेश्चन इसके अंदर सारे 5 पेपर नहीं दिए हुए, आपके जो सारे टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज 5 पेपर वो आपको दे दिए जाएंगे, और उन जो 5 पेपर होंगे उनके साथ ही आखिर पे सजेस्टेड सोल्यूशन भी होंगे। यानी कि आई कैप की स्टडी टेक्स्ट साथ में आपने क्या करने हैं 5 पेपर। अगर कोई बंदा उन 5 पेपर्स को ना भी करना चाहे तो सिर्फ आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में हर चीज लिखी हुई पढ़ ले, वो पेपर पास कर लेगा। ये काफी होगा उसको पेपर पास करने के लिए। याद रखोगे इस बात को। तो कोई और किताब इस्तेमाल करना चाहे तो आपकी मर्जी है, रिस्क होता है मेरे बच्चे, क्योंकि अभी मैंने बच्चों को बताया था, पहले भी बता रहा हूँ, एमसीक्यूज हैं, और एमसीक्यूज के अंदर क्योंकि आप लोगों ने आई भी किया हुआ है, ऐसे बच्चे हो, तो उसमें जो आई कैप क्या करता है, आई कैप की किताब की जो किताबें वो लाइनें हैं किताब की, वही उठा के एमसीक्यूज के ऑप्शन में रखता है। तो अगर हमने वो पढ़ी नहीं होंगी लाइन तो हमें कैसे पता चलेगा कि आई कैप के एक एक आधा लफ्ज बीच में उसमें चेंज करता है वो एमसीक्यूज के ऑप्शंस में। अब अगर किताब पढ़ा होगा तो मेरे बच्चे उसी से पता चलेगा कि वो कौन सी चीज़ है किताब में, कौन सी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे मैं इसमें रिस्क नहीं लेता, हमेशा आई कैप की स्टडी टेक्स्ट ही पढ़ते हैं और वही पढ़ाते हैं, और हर लफ्ज हमने रीड करना होता है। इसलिए ये कहना कि ये मुश्किल होती है तो मेरे बच्चे उसमें है नहीं, और जहाँ पे पॉइंट होंगे आई कैप वही पूछेगा। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ना, जहाँ पे पॉइंट्स होते हैं वो मोस्टली वही होते हैं नॉलेज बेस्ड। तो मेरे बच्चे वो याद हो जाएगा, बड़ी आसान लिखा हुआ। लेकिन बहर आपने कौन सा मेरी बात माननी है, नहीं सर ये होती औखी है किताब आई कैप। किताब बनाने वालों ने माशाल्लाह कॉन्सेप्ट ये रख दिया, ये होती ही औखी है। नहीं बेटा, ये ऑनलाइन वाले जैसे भी हैं अब इनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं। स्टडी जो इसके जो आपके होंगे सवाल सूल होंगे जो बच्चे, वो आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, और वैसे भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, क्लास के अंदर तो होगा ही होगा। लेकिन जो बंदा लाइव बैठे हों वो लाइव, जो आप लोग यहाँ पे बैठे होंगे तभी पूछ लें। लेकिन अगर ना भी हो तो आप उसको ग्रुप के अंदर क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको आंसर कर दिया जाएगा। टेस्टिंग सिस्टम आपको पता है, अगेन मौजें लगी हैं आप, जो बंदा टॉप करेगा उसको 100 रुपया मिलेगा, और फिर खुश हो जाए, यहाँ पे तो कमाने कमाई कमाई होगी, लेवल नहीं हो जाना। देंगे कितने टेस्ट, तो कितना मार्जिन है जीतने का। हाँ शुरू वाले कुछ क्वेश्चन होंगे जो बड़े आसान होंगे, उसमें शायद ना हो, लेकिन उसके साथ ही जो मुश्किल शुरू हो जाएंगे तो साथ ही इंशाल्लाह। ले बेटा, आपका जो पेपर होगा वो है 5 सितंबर को, फ्राइडे का दिन, 5 सितंबर को इंशाल्लाह आपका पेपर है इसका। तो ये भी याद रखिएगा ये तारीख, क्योंकि अक्सर आपको याद करवाते रहेंगे। ले बेटा ये थोड़ा सा ओवरव्यू इसलिए ज़रा थोड़ा सा शॉर्ट करके बताया, क्योंकि सी लॉ बच्चे बी लॉ पढ़ के आए होते हैं, उनको पहले ही पता होता है इन सारी बातों में, क्योंकि सेम हर चीज़ सेम है, क्योंकि दोनों कभी इकट्ठे थे, लेकिन अब उन्होंने अलग कर दिया। अब अगेन खुदा ना खासा ये दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ना करे हमें वो दोबारा जो इकट्ठे होंगे उनकी शक्ल देखनी हो। ले बेटा पढ़ना शुरू करते हैं जो हमारा काम, और ये ना सोचेगा जी बेटा। नहीं बेटा, आप क्या पूछ रहे हैं अभी इस अटेम्प्ट में या जब मर्ज होगा तब की बात कर रहे हैं? आसान होगा या औखा होगा? बेटा ये कभी कभार होता है क्या, कुछ जगहों पे तरस खाता है और बड़ा शदीद तरस खाता है। जस्ट एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक दफा आई कैप ने कहा था कि जिस बंदे का हमारे ना फाइनल में, एक था आईटी मैक, ये आईटी का पेपर पेपर हुआ करता था, एक था मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैक, ये मॉड्यूल ई में था और ये मॉड्यूल एफ में। ये हमारे दो पेपर हुआ करते थे। आई कैप ने नई स्कीम जब ये इंट्रोड्यूस करवाई थी तो इसमें MSA 1 और MSA 2 है।
आई कैप ने कहा था कि जो बंदा आईटी मैक का पेपर पास कर लेगा उसका एमएसए 1 एग्जाम, हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं उसके साथ, ये ऑडिट और रिपोर्टिंग है, और वो आईटी का पेपर था उसने, लेकिन आई कैप ने ये दिया बच्चों को फायदा, और उसने कहा कि जो मैक पास कर लेगा उसका एमएसए 2 एग्जाम। मेरे बच्चे ये जो मैक का पेपर दिया था ये बड़ा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन उस दफा आई कैप ने उसी तरह का पेपर दिया जिस तरह का ये नीचे उस वक्त कैफ 9 हुआ करता था ऑडिट, और कैफ 8 हुआ करता था कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कह लो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कैफ 8 लेवल का पेपर उसने दिया था, आखिरी अटेम्प्ट थी, और वो जो पेपर था उसकी टेस्टिंग लेवल मेरे बच्चों कैफ 8 लेवल की, यानी कि उस वक्त के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कैफ लेवल का। ये कभी कभार करता है, कैफ तरस खाता है, लेकिन हमेशा नहीं खाता उसको हो गया जो इजी था। नहीं वैसे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता मेरे से। जिसकी तैयारी होती है उसके लिए आसान होता है, जिसकी नहीं होती उसके लिए मुश्किल ही है, और जिसकी बिल्कुल नहीं होती उसके लिए तो सारे पेपर आसान होते हैं। आई आई कैप नहीं ऐसे ही होता है मेरे बच्चे, जिसने तैयारी नहीं उसको तो मुश्किल आसान ही आसान है उनकी। सबसे ज्यादा खुश दो ही बंदे होते हैं बाहर पेपर देने के बाद, जिसकी बड़ी तैयारी थी, जिसकी कोई तैयारी नहीं, ये सबसे ज्यादा खुश होते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि जिसने बड़ी तैयारी की थी अल्लाह का शुक्र है वो खुश है, जिसकी तैयारी नहीं थी वो नहीं खुश है, ठीक है, वो अपने हाल में उसको लेकर ही ये गया था। बेफिक्रा सबसे ज्यादा बंदे दो ही होते हैं, तो इसलिए मेरे बच्चे प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये मुश्किल है। लेकिन अभी तो एवरेज ही पेपर आते हैं, एवरेज आते हैं, लेकिन तवक्को की जा सकती है, शायद थोड़ा सा हाथ हौला रखें, लेकिन आई कैप से मेरा ख्याल है रहम की तवक्को करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बच्चों को डिस्क्वालीफाई किया, सारा कुछ किया, वो आपके साथ ले बेटा। पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। कल किताबें रखिएगा मेरे बच्चे, लेकिन पढ़ाई आज से ही शुरू करते हैं, तो रीड कर लीजिएगा आप जाके उसको, लेकिन बाहर थोड़ा सबसे पहले तो देखिए कंपनी एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी को हमने पढ़ना है। बड़ी सारी बातें मैं आपको याद कराऊंगा I2B में से, क्योंकि I2B आपने पढ़ा है और मैंने पढ़ाया भी था, तो काफ़ी बातें वहां से आ जाएंगी आपको। याद है चैप्टर नंबर 4 है, एक अच्छा खासा वो फाइनेंस से रिलेटेड था। इसी तरह कुछ ऐसे चैप्टर थे जहाँ पे कंपनी के बारे में आपको अच्छा खासा, जो चैप्टर नंबर मेरा ख्याल 2 या 3 था, हाँ, तो उसमें सारे बिजनेसेस आपको बताए गए थे, तो बड़ी सारी बातें आपको पहले पता है। तो ये नहीं मैं कहूँगा, अच्छा ये याद रखना कि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ता पढ़ाने पढ़ने से, मेरे लिए ऑन सेशन ऑफ सेशन सब बराबर होते हैं। ये ना सोचना कि खुदा ना खासा सारा फड़काएंगे सारा, अभी ना 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 मेरे बच्चे, तसल्ली के साथ जिस दिन हमारा बीलॉ खत्म होगा उसी दिन हमारा सीलॉ खत्म होगा। हालांकि ये सिलेबस कम है सीलॉ का एज कम्पेयर टू बीलॉ, 20 जुलाई को इंशाल्लाह ये भी है, लेकिन ऑडिट मेरे बच्चे 31 जुलाई को खत्म। ले बेटा जरा देखिएगा, जब हम कारोबार करते हैं, याद करें हमने डिस्कस किया था I2B के अंदर 3 तरह से हम कारोबार कर सकते हैं। या तो मेरे बच्चे एक बंदा कारोबार का शुरू कर ले, और वो क्या कर ले एज ए सोल ट्रेडर, या तो देखो मेरे बच्चे, या तो कंपनी होती है या ये दो तरह के कारोबार होते हैं, या तो कंपनी है या वो सोल ट्रेडर है, या कंपनी है या पार्टनरशिप है। मतलब कहने का मतलब कि 3 तरीके हैं कारोबार करने के, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी। अगर आप सोल ट्रेडर हो तो कंपनी नहीं, अगर आप पार्टनरशिप हो तो कंपनी नहीं, अगर कंपनी हो तो फिर कंपनी ही। ये याद रखना है कि जब कंपनी बन गई, वो चाहे एक बंदे की हो चाहे लाखों बंदों की हो, वो कंपनी ही होती है। लेकिन अगर कंपनी ना हो, एक बंदा किसी कारोबार का मालिक हो, अगर कंपनी ना हो, किसी कारोबार का एक मालिक हो, सिंगल ऑनर हो, किसी भी कारोबार का सिंगल ऑनर हो, हम उसको कहते हैं ये क्या है, ये सोल ट्रेडर है या एंटरप्रेन्योर है। तो एक कारोबार और उस कारोबार का सिंगल मालिक। अच्छा ये भी याद रखना, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं, उस कारोबार में इंप्लॉय बड़े सारे हो सकते हैं, और वो कारोबार कंपनी ना हो, कंपनी के अलावा कारोबार हो और उसका मालिक एक हो, वो हमेशा क्या कहलाता है, वो सोल ट्रेडर कहलाता है। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कंपनी में सिंगल मेंबर कंपनी भी होती है। जब सिंगल मेंबर कंपनी होगी, आप कभी भी उसको सोल ट्रेडर नहीं बोलेंगे कि ये सोल ट्रेडर है, ना ना, कंपनी को कंपनी ही बोलना है, और उसके साथ लफ्ज लिमिटेड हमेशा आएगा। सोल ट्रेडर में कोई लिमिटेड शिमिटेड नहीं होता, याद रखोगे मेरे बच्चों। ऐसा कारोबार जिसका सिंगल ऑनर हो, ऑनर ऑनर मलकियत के लिहाज से हम देखेंगे, कोई कारोबार पार्टनरशिप है या वो है सोल ट्रेडर, मलकियत के लिहाज से सिंगल मालिक और इंप्लॉय इसके 100 है, कोई मसला नहीं, तभी ये क्या है, सोल ट्रेडर। अगर मालिकों की तादाद बढ़ जाए, एक से ज्यादा मालिक हो जाए और वो कंपनी ना हो, तो मेरे बच्चे उसको लिए लफ्ज क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। यानी कि मालिक एक से बढ़ गए, अगर किसी भी कारोबार में 2 मालिक, हम कभी भी उसको सोल ट्रेडर नहीं बोलेंगे, वो हमेशा क्या होगा, पार्टनरशिप। अगर वो कंपनी ना हो, अगेन मैं कह रहा हूं, अगर वो कंपनी ना हो, अगर तो कोई कारोबार कंपनी है
चाहे उसका मालिक एक हो, चाहे उसके मालिक जितने मर्जी हो, वो कंपनी ही कहलाती है। यार कोई मैंने कभी भी कंपनी के लिए लफ्ज सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप का लफ्ज नहीं बोलना आपको। ना ही ये सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप कभी कंपनी होते हैं। हाँ, बनाए जा सकते हैं। सोल ट्रेडर, अगर आप अकेले मालिक थे किसी कारोबार के और आपको लग रहा है कि मुझे कंपनी बना लेनी चाहिए, आप बना लें। अगर आप किसी कारोबार के 2 या 3 लोग मालिक हैं, अगर उनको लग रहा है कि मुझे हमें कंपनी बना लेनी चाहिए, वो बना लें। लेकिन मेरे बच्चे, अगर सोल ट्रेडर है तो वो खुद को, अपने आप को, जब तक कंपनी नहीं बनाएगा वो कंपनी नहीं कह सकता। याद रखोगे मेरे बच्चे, कंपनी हमेशा बनाने से बनती है और इनको बनाने की जरूरत ही नहीं होती। जस्ट एग्जाम्पल, आपने रेडी लगा दी, आप कहेंगे सर कोई बड़ा काम करवा देते हैं आपने। भाई रेडी भी तो एक हलाल तरीकाकार है रिस्क कमाने का। आपने रेडी लगा दी, मुबारक, आप सोल ट्रेडर हो, हैं, आप अकेले मालिक हो। लेकिन आपने कहा कि रेडी पे बड़ा रश पड़ गया है, आपने अपने साथ एक और बंदे को खड़ा कर लिया, भाई तू भी मेरे साथ मालिक बन जा, 50-50 करेंगे। अब आप क्या हो? आप पार्टनर्स हो, हैं? तो मेरे बच्चे याद रखना कि कोई भी बंदा जब वो कारोबार शुरू करे, अकेला मालिक हो और वो कंपनी ना हो, वो हमेशा क्या होगा? सोल ट्रेडर। मालिकों की तादाद बढ़ गई, पार्टनरशिप। और अगर कंपनी बन गई तो फिर कंपनी। और सोल ट्रेडर कंपनी नहीं होता, पार्टनरशिप कंपनी नहीं होता। तो ये सिंपल सी बात मेरे बच्चे। अब मेन फर्क क्या है? हमें जो कारोबार करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए? अब 3 तरीके का है। अब मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, याद करें, I2B के अंदर भी मैंने बताया था, हम लोग माशाल्लाह जज्बाती कौम हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की तरह कारोबार करते हैं, हम रुल जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हमेशा क्या करते हैं? अब जस्ट एग्जाम्पल, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें आर्टिकल में था 5 दफा डोनाल्ड ट्रंप बैंकरप्ट हुआ है। तो अगर वो 5 दफा बैंकरप्ट हुआ है, दिवालिया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप, तो तब भी वो दुनिया का अमीर 3 बंदों में से एक बंदा है। अमेरिका का अमीर 3 बंदा है, वो है, बिजनेसमैन है। अमीर तो सबसे तो नहीं, लेकिन बहरहाल अमीरों में उसका उसका भी नाम है। तो अगर तो कोई बैंकरप्ट हो जाए, उसका सारा कुछ चला जाता, तो इसका कैसे बच गया? बेटा, वो हमारी तरह कारोबार थोड़ी कर सकते हैं। वो जो बैंकरप्ट हुआ है, उसने क्या किया? उसने कंपनियां बना बना के कारोबार की। अगर वो कंपनियां बैंकरप्ट हुई भी तो उसके कंपनी के एसेट्स गए, उसका तो घर का तो कुछ भी नहीं गया। तो कहने का मतलब कि अब हमने ये सोचना है, अब ये क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको 3 तरह के कारोबार बता के, कि तीनों कारोबार में किस तरह का कारोबार करना चाहिए, आपका क्या फायदा और नुकसान होगा उसके अंदर। जस्ट एग्जाम्पल मेरे बच्चे, शुरू करते हैं सोल ट्रेडर से। अगर मिस्टर ए अकेला बंदा है, इसने क्या कर लिया, एक एक कोई भी मेरे बच्चे कोई शॉप ओपन कर ली, कोई स्टोर बना लिया उसने। उसने कोई स्टोर, चलो ऐसा करते हैं, कोई स्टोर खोल लिया या कोई शॉप बना ली, अकेला मालिक है। इसने क्या किया, इसके पास अज्यूम कर लो मेरे बच्चे कोई 8 मिलियन की इसकी सेविंग पड़ी हुई थी। इस 8 मिलियन में से इसने क्या किया, 4 मिलियन लगा दिया इस बिजनेस के अंदर, और 4 मिलियन अपना घर बार बना लिया या बैंक वगैरह में रख लिया, घर की शक्ल में। और बैंक में कुछ पैसा पड़ा हुआ, 4 मिलियन वहां पे पड़ा हुआ, और 4 मिलियन उठा के उसने क्या कर दिया, इस स्टोर के अंदर लगा दिया। अब मेरे बच्चे, जब ये स्टोर चलना शुरू हुआ तो जाहिर बात है कुछ रनिंग कॉस्ट भी होती है इस तरह की। इसने उस रनिंग कॉस्ट को मजीद पूरा करने के लिए क्या किया, किसी बैंक से अज्यूम कर लेते हैं 2 मिलियन का लोन ले लिया। और वो जो स्टोर के अंदर जो चीजें चूजें बात कर, किसी सप्लायर से उधार पे भी ले लिया करता था। तो सप्लायर से भी उधार पे सामान खरीदता रहा, और सप्लायर का मान लो कि 2 मिलियन जो उन्होंने माल सप्लाई किया स्टोर को, वो भी पड़ा हुआ। अब ये स्टोर चल रहा था, चलते चलते मान लो कि ये लॉस में चला गया, ये स्टोर खत्म हो गया मेरे बच्चे। अब हुआ क्या, जब ये स्टोर खत्म हुआ, इसका ये 4 मिलियन तो डूबा ही। लेकिन मेरे बच्चे, इन लोगों ने जो 2 मिलियन बैंक से उधार लिया था वो भी तो इस स्टोर में लगाया था, और ये जो 2 मिलियन उधार का सामान उठाया था वो भी तो स्टोर में पड़ा हुआ था। अब ये दोनों, स्टोर वाला और ये जो सप्लायर है और ये जो बैंक है, ये दोनों आए मिस्टर ए के पास और आके उसको कहते हैं, सर वो हमारे पैसे नहीं। अब मिस्टर ए उनको कहता है कि सर आपने जो बैंक को कहता है, वो जो 2 मिलियन आपने दिया था वो तो स्टोर के लिए दिया था ना, और वो स्टोर डूब गया तो आपके पैसे डूब गए। इसी तरह वो सप्लायर को कहता है कि वो जो माल सप्लाई किया था वो स्टोर को सप्लाई किया था, तो वो स्टोर डूबा तो आपका पैसा भी डूब गया। मेरा भी 4 मिलियन डूब गया तो आपका भी ये पैसे डूब गए। अब वो ये जो दोनों हैं, ये थोड़े से हैरान होते हैं, सर हमें समझ नहीं आई। आप ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा स्टोर में लगा और वो स्टोर डूब गया तो हमारा पैसा डूब गया, लेकिन सर हमने तो पैसे आपको दिए थे। वो कहते नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, वो पैसे एक्चुअली आपने स्टोर को दिए थे। सर एक ही बात है ना, स्टोर और आप दोनों एक ही चीज है। कहते नहीं नहीं, एक थोड़ी है, स्टोर अलहदा है और मैं अलहदा हूं। अब वो कहते हैं नहीं नहीं सर, आप अलहदा नहीं हो, अब दोनों एक ही हो। यानी कि आपकी और आपके स्टोर की कोई लहदा लहदा हैसियत है ही नहीं। हम ये नहीं मानते कि स्टोर लहदा कोई इंसान था और आप लहदा इंसान थे। सर आप एक्चुअली स्टोर की खुद की कोई हैसियत नहीं थी, आप उसके मालिक थे, आप ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। अब इन दोनों की आपस की लड़ाई, और चले गए अदालत में। अदालत ने इन दोनों को सुना, और सुनने के बाद अदालत ने फैसला किया कि मिस्टर ए, भाई आप या तो हमें साबित करें कि आपकी आपके स्टोर से अलहदा कोई हैसियत है और आपका स्टोर अलहदा कोई इंसान है, फिर तो हम जाके इन दोनों को कहेंगे अपने स्टोर से जाके पैसे लो।
स्टोर अलहदा, मिस्टर ए से अलहदा एक इंसान है स्टोर, आप जाओ जाके स्टोर से पैसे लो, फिर तो हम इनको ये कहते। लेकिन आप साबित करने में नाकाम हुए हैं कि स्टोर और आपकी कोई अलग अलग हैसियत है, अब दोनों एक ही हैं। तो इनका जो 4 मिलियन देना है वो आपने ही पे करना है। इस बेचारे को अपना वो जो घर बार और बैंक से पैसा उठा के सारा वो पे करना पड़ा ताकि इनकी लाइबिलिटी पे कर सके। कहना सिंपल क्या चाह रहा हूं आपको कि अगर हम सोल ट्रेडर का कारोबार करते हैं तो जो मालिक है उसकी स्टोर से रिलेटेड जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? वही बात मेरे बच्चे जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि उस बिजनेस की जितनी लाइबिलिटीज होंगी वो आपने खुद पे करनी है, अपने घर से पे करनी है। पहले तो देखो, लाइबिलिटी हम पे करते हैं जब भी इस तरह के सोल ट्रेडर, ये सबसे पहले लाइबिलिटी पे करने की कोशिश करेगा स्टोर का सामान वगैरह बेच के, उसके एसेट बेच के। अगर वो एसेट बेच के भी लाइबिलिटी पूरी ना हो तो ये कहां से पूरी करेगा? अपने घर बार से। अगर घर बार बेच के भी पूरी ना हो तो फिर तो सारी बात है कि मेरे बच्चे वही बात आपने आपको दिवालिया ही डिक्लेयर करवाएगा और वहां से ही जाके उसकी जान छूट जाएगी जब वो सारा कुछ चला जाएगा उसका, क्या जीरो कर देंगे उसको। तो कहने का ये मतलब कि अगर हम सोल ट्रेडर का कारोबार करें, उस कारोबार की अलहदा इंसान, ये जो लफ्ज में बोल रहा हूँ ना अलहदा इंसानों वाली हैसियत, ये लफ्ज जब कंपनी में आएगा ना तब आपको समझ आएगा ये क्या होता है, अलहदा इंसानों वाली हैसियत क्या होता है। तो स्टोर की कोई अलहदा इंसानों वाली उस सोल ट्रेडर के कारोबार की, जस्ट एग्जाम्पल, ये सीएफई के आप अकेले मालिक, ये कंपनी नहीं, एक बंदा मालिक है आप में से, तो ये कौन सा कारोबार है? सोल ट्रेडर। कल अगर खुदा ना खास्ता ये सीएफई डूब जाता तो आपने लाइबिलिटीज पे करनी है, तो सबसे पहले कहां से पे करेंगे? इसके एसेट बेच के। अगर ये एसेट बेच के लाइबिलिटी पूरी ना हुई तो मेरे बच्चे कहां से पूरी करेंगे? घर बार बेच के, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी कैसी है। लेकिन अगर आप ये कहे, वो बंदा मालिक कहेगा कि आप इसी में से जाके सीएफई से ही पैसे लो, तो साबित करना पड़ेगा कि सीएफई खुद एक इंसान है। अगर वो साबित ना कर पाए तो फिर जाहिर बात है आप ही इंसान हो, आप ही उसकी लाइबिलिटी के लिए जिम्मेदार हो। एक सिंपल असूल है, जो इंसान है उसने लाइबिलिटी पे करनी है, सिंपल असूल, ये दिमाग में हमेशा रखें। लाइबिलिटी पे करना किसकी जिम्मेदारी? इंसान की। तो कारोबार इंसान नहीं होता, लेकिन कारोबार को भी हम इंसान बना सकते हैं। और वो कहां पे बनता है बोला? कंपनी में। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में कभी भी कारोबार इंसान नहीं होता। कंपनी लॉ में कुछ टैक्स, जैसे टैक्स, इनको भी इंसान मान लेते हैं, पार्टनरशिप वगैरह को हम उनकी बात नहीं करते। हाँ, काउंटिंग में भी उसको इंसान मान लेते हैं, अलहदा रख लेते हैं उसको, लेकिन हम उनको नहीं पढ़ रहे। हर लॉ की अपनी अपनी, हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं। कंपनी लॉ कभी भी ये जो पार्टनरशिप है या सोल ट्रेडर है इसको इंसान नहीं मानता। इसकी पर्सन की डेफिनेशन में यहाँ पे कभी नहीं आ पड़ेंगे। कहीं और पर्सन की डेफिनेशन, जैसे टैक्स में पर्सन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, वहां पे फर्म फॉर्म आ जाती है, वहाँ पे सारा कुछ याद रखोगे मेरे बच्चों। अब अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे बच्चे अगर कोई कारोबार है उसमें मिस्टर ए और बी ये दोनों मालिक हैं, इन दोनों ने मिलकर मेरे बच्चे एक स्टोर खोल लिया। 2-2 मिलियन इन्होंने अपने घर से लाके लगा दिया स्टोर के अंदर, 4 मिलियन ये आ गया मेरे बच्चे। और उसी तरह हम कहते हैं स्टोर जब चल रहा था तो बैंक से भी इन्होंने 2 मिलियन ले लिया, और इसी तरह मेरे बच्चे जो सप्लायर थे उनसे भी 2 मिलियन यहाँ से माल सप्लाई करके इस बैंक लगा दिया कारोबार। सेम उसी तरह मेरे बच्चे ये स्टोर मेरे बच्चे ये डूब गया, ये नुकसान हो गया। जब ये नुकसान हुआ तो इन लोगों ने पैसे मांगे जाके इन दोनों से। इन्होंने कहा कि सर आपने वो जो पैसे उधार दिए थे उसी तरह सेम कहानी, वो जो माल सप्लाई किया था, जो उधार दिया सर हमें थोड़ी दिया था, वो तो आपने स्टोर को दिया था। अब ये फिर वही हैरान कि भाई स्टोर को दिया था, स्टोर के मालिक तो आप ही हो ना, तो आपने पैसे देने। वो कहते नहीं नहीं, जब स्टोर को दिया तो स्टोर से जाके पैसे रिकवर करो। कहता कि हमने पैसे लेने इंसान से, तो स्टोर तो इंसान है ही नहीं। वो नहीं मान रहे, वो कहते हैं स्टोर को दिया। तो फिर अगेन अदालत में मामला गया, अदालत ने वहां पे वही फैसला दिया जो पहले सोल ट्रेडर में दिया कि भाई ये जो स्टोर अलहदा इंसान नहीं है, इसके मालिक आप हो तो आपको ही इसकी लाइबिलिटीज पे करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये जो पार्टनरशिप है उसमें भी ये जो मालिक होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। उस स्टोर की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं इनको अपने घर बार बेच के लाइबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। अब मेरे बच्चे अब थोड़ा सा हम आते हैं कंपनी की तरफ के, फिर कंपनी में क्या हो? जस्ट एग्जांपल, चाहे कोई एक बंदा हो, चाहे मेरे बच्चे कई बंदे हो, जितने मर्जी हो, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, जितने भी हो, अगर ये उसी उसी तरह कारोबार करते हैं, ये भी स्टोर बना के कारोबार करते हैं, ये भी स्टोर बनाते हैं। लेकिन ये अज्यूम करो इन दो ही रख लेते हैं ताकि थोड़ी सी आसान कैलकुलेशन। 2 मिलियन इसने लगाया, 2 मिलियन इसने लगाया, क्या ये चारों, चलो फिलहाल हम थोड़ा सा कंपनी की सेंस भी पैदा करते हैं। 2 मिलियन ये लगाना चाह रहा है और 2 मिलियन ये लगाना चाह रहा है, और ये चाहते हैं हम कोई कारोबार करते हैं, और कारोबार भी क्या करेंगे? उसी तरह स्टोर खोलेंगे जैसा हमने सोल्डर और पार्टनरशिप में किया था। लेकिन साथ अब ये चाहते क्या है? ये चाहते क्या है कि कल अगर ये स्टोर डूब जाए, अगर ये स्टोर डूब जाए तो ज्यादा से ज्यादा ये जो हमारा 2-2 मिलियन हम इस कारोबार में लगाएंगे ना, हमारा वही पैसा डूबे, हमारा घर बार ना डूबे। अब ये चाहते हैं। अब इनकी ये चाहत तभी पूरी हो सकती है कि अगर ये जो कारोबार है इनका, ये जो स्टोर जो कारोबार है, ये स्टोर खुद एक क्या हो? इंसान है। ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। अभी आपके पास आए और आपसे मशवरा किया कि सर हमारे पास ये 2-2 मिलियन है, हम चाहते हैं कि हम इस कारोबार में लगा दें स्टोर की।
लेकिन हम साथ ये भी चाहते हैं कि हमारा घर बार है, हमारे बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं, वो तो हमने बच्चों के लिए, तालीम के लिए, बाकी मामला के लिए रखे हुए हैं। हम चाहते हैं हमारा घर बार का पैसा और बैंक वो ना जाए। ये जो कारोबार में पैसे लगा रहे हैं ना, ये हमारी सेविंग है, ये इजाफी पैसा है हमारे पास, ये डूब जाए खैर है, लेकिन हमारा घर बार ना डूबे। बताएं हम कैसे कारोबार करें। अब यहाँ पे मेरे आप उनको मशवरा दोगे, अगर आप कारोबार करना चाहते हो तो फिर क्या करो, कंपनी बना के इस स्टोर को क्या करो, कंपनी में कन्वर्ट करो, यानी कि इसको कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवाओ। तो मान लो कि वो कहेगा, पूछेगा आपसे, तो सर वो कंपनी कैसे बनेगी? तो ये थोड़ी है कि दुआ करेंगे किसी मदार के पास या शुभ सरकार के पास जाएं, सर दो फूंके मारें ताकि कंपनी बन जाए, तो ऐसे तो नहीं कंपनी बनेगी। कंपनी बनेगी मेरे बच्चे जब आप इस कारोबार को रजिस्टर्ड करवा लोगे, या लफ्ज बोलेंगे इनकॉर्पोरेट करवा लोगे। रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेट करवा लोगे कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक। अगर आप रजिस्टर्ड करवा लेते हो तो ये कारोबार क्या बन जाएगा, ये कारोबार खुद एक इंसान बन जाएगा। और ये जो इंसान है, इसके लफ्ज, ये क्योंकि हमने खुद बनाया, अल्लाह ताला ने नहीं बनाया, इसके लफ्ज हम इसके लिए क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी कह लो, आर्टिफिशियल पर्सन कह लो, या है वो भी एक कुछ और कॉन्सेप्ट भी है उसमें, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में, उसमें कुछ और भी आ जाता है। खैर, ये बेटा, चाहे इसको आर्टिफिशियल पर्सन कह लो, चाहे इसको लीगल पर्सन कह लो, चाहे इसको बॉडी कॉर्पोरेट कह लो, चाहे इसको कॉर्पोरेशन कह लो, जो मर्जी कह। फिलहाल मेरे बच्चे ये खुद एक इंसान बन गया। अब होगा क्या, अब जरा देखिए, 4 मिलियन इन दोनों का आया। उसी तरह वो जो बैंक था, बैंक ने मेरे बच्चे इस स्टोर को 2 मिलियन दिया, और जो सप्लायर था मेरे बच्चे, उसने भी 2 मिलियन इस स्टोर को माल सप्लाई, और ये स्टोर डूब गया। जब ये स्टोर डूबा मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो इस स्टोर में जो टोटल एसेट पड़े हुए थे, देना कितना था इन्होंने, 4 मिलियन, और जो टोटल एसेट पड़े हुए थे वो थे 1 मिलियन के। पहले तो इन्होंने एसेट बेचे और वो इनको पे कर दिया, मान लो 5 लाख इसको दे दिया, 5 लाख इसको दे दिया, लेकिन अभी भी इनका 1.5 लाख रुपये, 1.5 मिलियन पड़ा हुआ है। अब ये दोनों दोबारा से बैंक और ये जो मिस्टर एस था सप्लायर, ये चले गए मिस्टर ए और बी के पास, और उनको कहा कि सर वो हमारे पैसे हैं। लेकिन यहाँ पे फिर वही उसी तरह की स्टोरी। अब यहाँ पे इनका हक है, कानून ने इनको हक दिया, अब ये कह सकते हैं वो पैसे हमने नहीं देने, बल्कि वो पैसे आपको किसी और इंसान ने देने हैं, और वो इंसान कौन है, ये जो स्टोर जिसको हमने कंपनी के तौर पर रजिस्टर कराया। लेकिन अभी भी ये बैंक नहीं मान रहा, या वो जो सप्लाई वो नहीं मान रहा, मामला अदालत में जाएगा। अदालत अब वहां पे फैसला ये करेगी, क्योंकि इन्होंने इस दफा कारोबार किया था कंपनी बना के। कंपनी जब बन जाए तो वो जो कारोबार है वो खुद एक इंसान होता है, वो अपनी लायबिलिटी के लिए खुद जिम्मेदार होता है। ये जो पैसे हैं वो इन्होंने स्टोर ने ही देने हैं, इन लोगों ने नहीं देने। तो वो कहेंगे सर स्टोर ने तो दे दिए जितने देने थे, वो तो 1 मिलियन ही निकला वहां से। वो कहेंगे बाकी फिर आपकी किस्मत, आपके पैसे डूब। तो यहाँ पे फिर लोगों के पैसे डूब जाते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि जब हमारे सामने कोई इंसान बैठा हो, वो इंसान कंपनी है या वो नेचुरल पर्सन है, इसको हमें देखना पड़ता है। अगर वो नेचुरल पर्सन हो तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर वो कंपनी इंसान हो तो याद रखना, कंपनी में हम आगे पढ़ेंगे उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी वाला। और लिमिटेड लायबिलिटी किसकी होती है, मालिकों की। अच्छा, एक और ये सारी चीजें हम सीख लेंगे। कंपनी की खुद की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, याद रखिए। कंपनी की खुद की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी किसकी होती है, मालिकों की। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, वैसे सीख लेंगे, ये तो हम आज जस्ट एक ओवरऑल चीजें डिस्कस कर रहे हैं। जब हम सोल ट्रेडर का कारोबार करते हैं, हमारी लायबिलिटी कैसी होती है, हमारी लायबिलिटी वहां पे कैसी होती है, अनलिमिटेड। इसी तरह पार्टनरशिप के अंदर हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का इफेक्ट क्या होता है कि हमें अपना घर बार बेचकर लायबिलिटी पे करनी पड़ती है। लेकिन मेरे बच्चे, जब हम कहते हैं कंपनी बना ली, वहां पे हम कहते हैं हमारी लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड। लेकिन कारोबार की जो लायबिलिटी है, चाहे वो सोल ट्रेडर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो मेरे बच्चे कंपनी हो, कारोबार की खुद की जो हैसियत होती है वो हमेशा अनलिमिटेड होती है। जैसे सोल ट्रेडर में, जस्ट एग्जाम्पल, मैंने कारोबार शुरू किया, वर्कशॉप खोली है। अगर वो डूब गया मेरा कारोबार, सबसे पहले तो वो जो वर्कशॉप है उसका जो भी सामान समून होगा, सबसे पहले तो वही बेचूंगा। वो बेच के भी पूरा ना हुआ तो घर बार से बेचूंगा। यानी कि कारोबार तो जाएगा ही जाएगा, घर बार भी जाएगा। इसी तरह पार्टनरशिप के अंदर कारोबार तो जाएगा ही जाएगा। ये सारा सीएफई मान लो हम सब मालिक हैं इसके, हम पार्टनर हैं। अगर ये डूब गया, सबसे पहले तो हम सीएफई पे से पैसे पे करने की कोशिश करेंगे, इसके एसेट बेच के, क्योंकि इसका मतलब इसकी इसकी तो लायबिलिटी है ही है। अगर यहां से पूरी ना हुई तो फिर हम कहां से पूरी करते हैं, अपने कैसे। लेकिन जब हम कंपनी बना लेते हैं, कंपनी में हम कहते हैं हमारी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। वो हमारी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ये याद रखना है। ये जो मालिक हैं, इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। वो जो लफ्ज कंपनी के नाम के साथ वर्ड लिमिटेड होता है, वो किन के लिए होता है, मालिकों के लिए। कारोबार के लिए खुद के लिए नहीं होता। वो जो कंपनी होती है ना, जो कंपनी होती है, जो कारोबार है, उसकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। जस्ट एग्जांपल, जैसे इन्होंने कितना पैसा देना था इस स्टोर ने, 4 मिलियन। इसके जो टोटल एसेट थे जो पड़े हुए थे जब ये दिवालिया हुआ, उस वक्त 1 मिलियन थे। 1 मिलियन दे दिया, 4 में से 3 अभी भी पड़ा हुआ। वो किनका डूबा है, क्रेडिटर्स।
क्योंकि इसकी देखो इसकी तो सर लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी भाई, जो उसके पास था उसने सब कुछ बेच बचा के दे दिया, अब उसके पास है ही कुछ नहीं। जिस तरह आम, अगर मैं दिवालिया होता हूँ, मैं सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप के तौर पे कारोबार कर रहा हूँ, तो मैं अगर दिवालिया होता हूँ मेरा सारा कुछ जाएगा, जो मेरे पास है वो जाएगा, उसके अलावा जान नहीं लेनी होती है, ये याद रखिए। लेकिन जो बाकी जो चीजें हैं वो सारी आपने उसको पे करना, पैसा है आपके पास, एसेट्स हैं, वो तो दे रहे हैं, वो तो लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड है, तो आप इस तरह करना पड़ेगा। इसी एम कंपनी में भी होता है। कंपनी अगर दिवालिया हो जाए तो कंपनी खुद एक इंसान थी, उसकी खुद की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, अपने सारे एसेट बेच बचा के लोगों की लाइबिलिटी पे करेगी। लेकिन लाइबिलिटी लिमिटेड किसकी होती है? मालिकों की। इसलिए लफज लिमिटेड, मैं बात यहां से शुरू हुई थी कि सामने आपके कोई इंसान बैठा है, नेचुरल पर्सन बैठा है या आर्टिफिशियल पर्सन बैठा है। अब इसकी पहचान करना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि कल आपने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे होते हैं तो वहां पे लोग अपना नाम लिखते हैं। जब नाम, क्योंकि नाम लिखे बगैर कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी होता है, किसका किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें नाम का होना जरूरी है। नाम होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्टाम्प पेपर के ऊपर दोनों पार्टीज के नाम होना जरूरी है। और जहां पे कोई नाम लिख रहा होता है अपना, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो स्टाम्प पेपर वाला चाहे बगैर वाला, तो जब नाम यूज करेंगे, अगर तो वो बंदा हो आर्टिफिशियल पर्सन, वो अपने नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लिखते हैं, जिससे पहचान आ जाती है कि ये बंदा क्या है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये कंपनी है। जब वो अपने नाम के साथ क्या करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे अक्सर जैसे नवीज लिमिटेड, अब लोगों ने इंसानों वाले नाम भी रखे हुए हैं कंपनियों के, हैं अपने बच्चों के नाम पे कंपनियां बना रखी हैं। तो अगर मान लो कि नवीज प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका मतलब मैं, ये कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, ये कौन है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। क्योंकि कानून ने क्या रखा है कि जहां पे कंपनी अपना नाम लिखेगी वहां पे साथ वर्ड लिमिटेड लाजमी लिखेगी, ये कानूनी तौर पे है। हो ही नहीं सकता कि कंपनी, और अगर कंपनी ने कहीं पे नाम लिखा और आप नाम के साथ वर्ड लिमिटेड ना लिखा, वो धोखा दे रही है, वो फ्रॉड कर रही है, वो कंपनी का ही कसूर। जैसे कल इंशाल्लाह बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी या कोई और कॉन्ट्रैक्ट होंगे आपके, चलिए मान लो कि ऑडिट का ही है, वो भी तो जब आप पढ़ेंगे ऑडिट, दोनों पार्टीज आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वो तय करके उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो वहां पे मेरे बच्चे, वहां पे जो नेस्ले है या कोई भी कंपनी है, वो जब अपना नाम बताएगी आपको, नाम के साथ वर्ड लिमिटेड यूज करेंगे। याद रखोगे इसको थोड़ा सा वैसे बात। लेकिन आपकी फर्म हुआ करेगी, आप वहां पे लिमिटेड का लफ्ज देखा करेंगे फर्म के साथ? नहीं, फर्म के साथ वर्ड लिमिटेड नहीं होता, पार्टनरशिप के साथ वर्ड लिमिटेड नहीं होता। लेकिन एंड को होता, एंड को अक्सर आप देखेंगे जितनी पार्टनरशिप्स हैं इनके साथ वर्ड लिखा होता है एंड को। तो ये जो एंड को होता है ये कंपेनियंस का लफ्ज है, होता है ना कि रुफ का ये है हम सारे मिलकर, हाँ साथी। तो ये उस लिहाज से लफ्ज यूज हो रहा था, ये ना समझना कि वो एंड को का मतलब वहां पे कंपनी है, एंड कंपनी भी लिख दे तब भी वो कंपनी नहीं होती, क्योंकि कंपनी की निशानी लिमिटेड से होती। अगर हम लिख दे ना कि एबीसी एंड कंपनी, तो बेटा इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी है, कंपनी की निशानी क्या होती है, लिमिटेड का वर्ड। खैर, ये छोटी छोटी बातें मेरे बच्चे बताना जरूरी था, क्योंकि इसके बगैर हमें समझ नहीं आती। अब हम किताब को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों वाली बातें इसलिए इसको जरा कर लीजिएगा। वैसे तो मैं अगले दिन ये पढ़ाता हूँ, लेकिन हमने कहा कि आज ही थोड़ा सा, तो सो ट्रेडर का हमने अभी क्या डिस्कस किया था, ऐसा कारोबार जिसका एक मालिक हो, सिंगल ओनर, एक बंदे का पैसा लगा हुआ, उसकी लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड, और कानून की निगाह में उस कारोबार की कोई हैसियत नहीं होती। सारी हैसियत किसकी होती है, उस इंसान की। यानी कि अगर आप सोल ट्रेडर का कारोबार करते हो, कानून की निगाह में वो कारोबार आपका है, कारोबार की खुद की कोई हैसियत नहीं। जस्ट एग्जांपल के सीएफई मैंने आपको बताया, आपने सीएफई खोल लिया सोल ट्रेडर के तौर पर, सीएफई की कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। हैसियत किसकी है, आपकी। कानून की निगाह में कल अगर यहां पे कुछ गलत हुआ तो किसने गलत किया है, वो आपने किया है। याद रखोगे इसको, क्योंकि ये खुद सीएफई एक इंसान नहीं है। तो मेरे बच्चे ये जरा देखिएगा, और ये आपने किताब की, मैं यहाँ पे जो हम उसी तरह जैसे आई टू बी था या बी लॉ था, यहाँ पे सारे की सारी डिट्टो वो अल्फाज होंगे जो किताब के हैं, एक लफ्ज कम नहीं होता ना ज्यादा होता। ये जो स्लाइड, हाँ कोई तस्वीर तस्वीर है वो लगा मामला है, इनकी तस्वीरों से हमने कोई थोड़ा वो करना है। यानी कि आप अपनी किताब से उसको कीजिएगा, जो भी आप किताब यूज कर रहे हैं, कोई और किताब यूज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी ये दिक्कत हो सकती है, पता नहीं उनकी तरतीब क्या होगी, मुझे नहीं पता, मैंने कभी देखी नहीं। अब वो तरतीब यही रखते हैं या कुछ और रखते हैं, तो उसका थोड़ा सा मसला हो सकता है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि बेहतर यही होगा कि आई कैप की किताब यूज कर लें, कोई और कर लें, तो नुकसान नहीं होता, पास करते हैं बच्चे। लेकिन खैर, ले बेटा, सोल ट्रेडर क्या होता है, इंडिविजुअल। अभी हम सीखेंगे कल इंशाल्लाह कि अगर हमने जिंदा इंसान को डिनोट करना हो कहीं पे, फिर उसके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं। अगर कहीं पे कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो, उसको डिनोट करना हो तो लफ्ज क्या बोलते हैं। जहां पे लफ्ज इंडिविजुअल हो,
इसका मतलब मेरे बच्चे, हम मोस्टली लफ्ज किसके लिए बोलते हैं? एक जिंदा इंसान के लिए। यानी कि ये जो सोल ट्रेडर्स होते हैं ये कौन होते हैं? एक आम जैसे हम लोग हैं। तो सोल ट्रेडर कहता है कि वो इंडिविजुअल होता है जो अपना कारोबार ऑन करता हो उस कारोबार को, और जाहिर बात उसको चला भी रहा हो, क्योंकि उसने साथ एंड रन हिज आर हर, मैं हमेशा बताता हूँ। यानी कि खवातीन भी अपना कारोबार कर सकती हैं, मर्दो हजरात, मर्दो खवातीनो हजरात जो भी है, मर्द खवातीनो हजरात। तो क्योंकि अक्सर ये लफ्ज़ नहीं लिखता, वहाँ पे गुस्सा भी आता है हमारी बेटियों को, तो सर यहाँ पे हमारे, हमें क्यों नहीं लिखा, हम क्यों नहीं ये काम कर सकते? भाई काम सारे कर सकते हैं। खैर, तो सोल ट्रेडर इज इंडिविजुअल हु रन्स एंड ऑन, ये सादी बात। द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस, ये अभी मैंने आपको बताया था। लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस का मतलब क्या है? कानून की निगाह में उस कारोबार की कोई इंसानों वाली हैसियत नहीं होती, यानी कि कानून उस कारोबार को इंसान नहीं मानता। इसका मतलब ये नहीं कि डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस मतलब कारोबार नहीं कर सकते, क्या वो इलीगल है? ना ना, लीगल है, आप कर सकते हो, सिर्फ कानून की निगाह में उसकी इंसानों वाली हैसियत नहीं, उसको इंसान के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो उसके मालिक को इंसान तो रिकॉग्नाइज करता है, ये नहीं कि इंसान, पाकिस्तान के अंदर तो मालिकों को भी अब इंसान रिकॉग्नाइज कानून करता ही नहीं, हमें किसी को भी कानून इंसान समझते नहीं अब यहाँ पे। लेकिन बहर द लॉ रिकॉग्नाइज ओनली द इंडिविजुअल हु रन्स इट, यानी कि कानून की निगाह में उस इंसान की हैसियत है सोल ट्रेडर के कारोबार में, उस कारोबार की इंसानों वाली हैसियत नहीं है। ये इस लाइन की समझ आ गई? वो ये नहीं कहना चाह रहा कि कारोबार रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा तो कारोबार आप कर नहीं सकते, आप कर लो, हर कारोबार कर सकते हो, सोल ट्रेडर के तौर पर भी, पार्टनरशिप के तौर पे भी, और कंपनी बनाकर भी पाकिस्तान में। हाँ वो लीगल हो, ये नहीं कि चर्च का कारोबार मैं अकेला करूं, वो तो गलत है, वो तो वैसे ही लीगल है। उसके बाद इंडिविजुअल इज लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस एंड इज आल्सो पर्सनली लायबल फॉर एनी ब्रीचेस ऑफ द लॉ बाय द बिजनेस। ये अभी हमने डिस्कस किया। सोल ट्रेडर में जितने भी उस कारोबार के, आप ये सीएफई चला रहे थे सोल ट्रेडर के तौर पर, इसमें मान लो कि यहाँ पे रेंट हैं, बिजली के वो हैं, बिल हैं, उसके बाद लोगों की तनख्वाहें हैं, इतने सारे खर्चे हैं यहाँ पे, वो सारे आपने पे करने हैं। तो किसकी लाइबिलिटी है पे करना? वो आपकी लाइबिलिटी है। कल अगर खुदा ना खासा आप पे ना कर सके तो कहां से पूरे होंगे? इस एसेट्स को बेच के। अगर यहां से भी पूरे ना हो तो घर से पूरे हों। तो इंडिविजुअल इज लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस, उसके जितने भी कारोबार की डेट्स होंगे उसके लिए वो इंसान जो मालिक है वो जिम्मेदार है। एंड इज आल्सो पर्सनली लाइबल फॉर एनी ब्रीचेस ऑफ द लॉ। अगर ये कारोबार, जैसे जस्ट एग्जांपल, सीएफई ने यहाँ पे कोई गैर कानूनी काम किया, कोई भी कोई कानून तोड़ा है यहाँ पे, चाहे वो एलडीए का हो, चाहे पीएचए वालों का है, या किसी तरह का कोई बना हुआ कानून पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे, इसने वो तोड़ दिया है, चाहे यहाँ पे ये चर्च का कारोबार करते हैं वर्ष, कल हम ये नहीं कह सकते कि सर ये काम जो गैर कानूनी किया है ये तो सीएफई ने किया है, अब सीएफई को पकड़े। तो याद रखना, अगर सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप के अंदर कुछ भी गलत होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? मालिक। कंपनी में ऐसे नहीं होता। अगर नेस्ले कोई गैर कानूनी काम करती है तो नेस्ले के ऊपर ही केस होगा। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो इनको बताने की इजाजत नहीं है मीडिया के ऊपर। आप कभी भी किसी कंपनी का ये, अब मैं कल ये देख रहा था, लोगों ने कराची के अंदर और बाकी शहरों में, हाँ, उसकी आग लगाई वहाँ। हाँ, तो जब वो आग लगाई तो वहां पे क्या बता रहे थे, मल्टीनेशनल कंपनी की आउटलेट्स को आग लगा दी, नाम लेने की इजाजत नहीं, नाम नहीं लेते इतने बेशर्म, क्योंकि उनसे पैसे कमाते हैं ना ये, तो नाम तो लेना नहीं। इसी तरह एक बड़ा संगीन केस हुआ था नेस्ले के ऊपर, कि इसका वो लेक्टोजन एक मिल्क प्रोडक्ट है, वो कंज्यूम किया था एक बच्चे ने, उसकी डेथ हो गई। तो कोई वकील केस नहीं पकड़ता था, पहले नंबर पे था, और केस पकड़ा था हसान न्याजी ने, इमरान खान के भांजे ने, और वो केस जीत गया हसान न्याजी। अब इतना बड़ा वो मामला है। हाँ, तो वो जब वो केस नहीं, वो जीत भी गए थे, इसकी फेवर में भी आ गए। अब जब वो केस हो गया वो सारा कुछ, लेकिन जब वो मीडिया ने खबर नहीं दी इसकी, किस तरह ये केस बना और ये सारा कुछ, मीडिया इस तरह नाम नहीं ले, क्योंकि माई बाप है इनके, ये लोग इनको खिलाते पिलाते हैं, मीडिया की रोजी रोटी है इनके साथ जुड़ी। तो खैर, लेकिन भारत अच्छे ममालिक में फिर उसके ना, अगर नेस्ले ने गलत किया तो नेस्ले का नाम लेंगे। जब वो वैसे तो अल्लाह माफ करे आम इंसान किसी को मारे तो वो तो 302 का केस बनता है। जब नेस्ले कंपनी के उस प्रोडक्ट को यूज करते हुए, कंज्यूम करते हुए खुदा ना खासा उस बच्चे की डेथ हुई, अब वो नेस्ले के ऊपर 302 का केस उतरा नहीं होता, इसको कौन सी कोई फांसी होनी है या कुछ इस तरह का मामला हो। तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, ज्यादा से ज्यादा इसका क्या होता है, बाइंडिंग अप, इसको खत्म कर दिया था, या इसको फाइन होते हैं, दो ही चीजें, फाइन और बाइंडिंग अप। तो होनी तो बाइंडिंग अप ही चाहिए इस तरह के मामले में, लेकिन बहरहाल फिलहाल तो उसको फाइन शाइन कर कर आगे आपस में जिस तरह, वैसे ही सेटलमेंट का मामला इस तरह कर लिया जाता है। इंडिविजुअल इज लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस एंड इज आल्सो पर्सनली लायबल फॉर एनी ब्रीचेस ऑफ द लॉ। यानी कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में जितने भी गैर कानूनी काम होंगे उसके जिम्मेदार कौन होंगे? उसके मालिक। कंपनी में ऐसे नहीं होता,
उसके मालिकों के शेयर, अब मान लो कि मैंने भी नेस्ले के शेयर खरीदे हुए थे लामा, अगर मैंने नेस्ले के शेयर खरीदे होते, अगर उसने वो काम कर दिया, ये नहीं कि मालिकों के ऊपर केस होगा, मालिकों के ऊपर, मालिकों को तो पता ही नहीं ये कोई केस भी बना था नेस्ले के ऊपर, या चल इतने सारे केस हैं, इनके पूरे पूरे लीगल डिपार्टमेंट होते हैं, इतने सारे केस डेली बेस पे बन रहे होते हैं, लीगल डिपार्टमेंट डील कर रहा था, मालिकों के ऊपर केस नहीं होता। कंपनी खुद एक इंसान है, उसके ऊपर केस होते हैं, और वो जाहिर बात है वो केसेस आपने खुद लड़ती है। और अदालतों के अंदर भी जो केस जब आवाज लगाई जाती है, वहां पे वो इंसान वर्सेस नेस्ले, मालिक मालिक के ऊपर केस नहीं बनता, यार को केस हो। लेकिन अगर फोल्डेटर का कारोबार और पार्टनरशिप का, फिर वो और इधर मालिक, उनके नाम लेकर उनके ऊपर केस होगा। यार को केस बात को, ये छोटी छोटी बातें हल्की सी। हमारी क्लास कितने बजे तक है बता ले बेटा। अब सेम उसी तरह पार्टनरशिप, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी कारोबार के मालिक एक से ज्यादा, और आपको पता है बचपन के अंदर अब आप पढ़ के आए हो, पार्टनरशिप तो पढ़ा है ना, बी लॉ तो पढ़ के ही आए हो। और हमने कहा था कि किसी पार्टनर की निशानी क्या है, उसको पार्टनरशिप में से प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। अगर किसी बंदे को पार्टनरशिप में प्रॉफिट का हिस्सा ना मिल रहा हो तो वो कभी पार्टनर नहीं होता। लेकिन वैसे ही आपने अब तो पढ़ लिया ना, आपको लगता था वहां पे कुछ ऐसे पार्टनर भी थे जिनको प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलता था, वो पार्टनर से कौन से वाला? एक तो बड़ा मशहूर नॉमिनल पार्टनर था, वो पार्टनर भी था, हाँ, लेकिन वो प्रॉफिट का हिस्सा नहीं लेता था उसके बावजूद। इसके अलावा भी था एक पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट। लिमिटेड पार्टनर तो होता ही नहीं ना, वो तो अभी फिलहाल तो I2B के अंदर आपने टर्म पढ़ी है, हमारे मुल्क के अंदर अभी वो लिमिटेड पार्टनरशिप इस तरह है ही नहीं। तो वो तो सिर्फ क्योंकि कॉपी पेस्ट होता है, वो कहीं से पेश करके उन्होंने लिख दिया है, एक पार्टनर लिमिटेड होना चाहिए, अनलिमिटेड वाला होना चाहिए, वो सिर्फ I2B के अंदर ही। फिलहाल इस तरह की लिमिटेड पार्टनरशिप हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे आता है, आएगा, ये आगे हैं, इंडिया ईस्ट इंडिया इधर उधर, हमारे मुल्क में आते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं हमेशा कहा था कि हम 8-10 साल पीछे हैं। सबसे पहले बरतानिया, बरतानिया से होता हुआ इंडिया, इंडिया के बाद हम, तो हमारा आखिर पे नंबर हमारा आता है, हमने अडॉप्ट करना होता है उस तरह का। खैर, तो उसके बाद पार्टनर में स्टॉपलर होल्डिंग आउट, वो भी बेचारा फंस तो जाता था, उसको पार्टनरशिप में से प्रॉफिट का हिस्सा तो नहीं मिलता था, लेकिन पार्टनर कहलाता था वो। याद करें, वो पार्टनर जो रिटायर होकर चला जाता था लेकिन नोटिस लेके नहीं जाता था, अब उसको प्रॉफिट का हिस्सा तो नहीं मिलता, लेकिन पुराने लोगों के लिए तो पार्टनर ही रहता था। कहने का सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, मेरा ख्याल है कि ये बातें अब तो मैं ये भी इसलिए भी बताता हूँ कि मेरे बच्चे, आपने अभी अभी पेपर दिया होगा बिलो का, भूल भाल के सारा कुछ, तो ये भी सारा कुछ पढ़ पढ़ के भूल जाना। ये सिर्फ किस लिए पढ़ रहे होते, पेपर पास करने के लिए। और मेरा यहाँ पे पूरा नजरिया है, सिर्फ पेपर पास करने के लिए पढ़ा, होता ही पेपर पास है। इसके अलावा बाकी सब ड्रामेबाजी है कि मेरा पढ़ाया वो आगे तक काम आए। तो देख तो लो, पढ़ा किसको रहे हो, आगे तक इनके पेपरों तक काम आ जाए, बड़ी बात है। ये वहां तक याद रखें। इसलिए मेरे बच्चे, मैं कभी नहीं ये सोच के पढ़ाया कि आगे कहीं काम आए। हाँ, 2 साल पढ़ाएं, जो स्टैट मैथ पढ़ा रहे होते हैं वो पढ़ाएं, आगे काम आए, क्योंकि उस तरह के वो फार्मूला, उस तरह की वो कैलकुलेशन, वो सारी BFD में इधर उधर इस्तेमाल होनी, वो पढ़ाएं। वो एनओडी शेनोडी कैलकुलेशन वो आगे आनी है आपके दोबारा, वो जाने छोड़ेंगे, तो ये ना सोचेगा वो खत्म हो गए, वो आने हैं अब दोबारा से BFD के अंदर। खैर, ले बेटा, तो पार्टनरशिप के अंदर अगेन मेरा ख्याल है कि हमें पता तो है, बिलो हमने पढ़ा हुआ, लेकिन इसको देखिएगा, पार्टनरशिप हमेशा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है। ख्याल करें, बचपन में हमने डिस्कस किया था कि कम से कम 2 लोग और मैक्सिमम 20 लोग, तो पार्टनरशिप। अब वो मैक्सिमम जब 20 से ज्यादा तादाद बढ़ जाती थी, बिलो के अंदर हमने पढ़ा था, वो इलीगल एसोसिएशन कहलाती। लेकिन यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे, वो इलीगल एसोसिएशन चलती नहीं रहेगी, इलीगल इलीगल एसोसिएशन को तो हम कभी भी काम नहीं करने देंगे। अब जस्ट एग्जांपल, आप बिलो आपने पढ़ लिया, हमने कहा था कि अगर कोई बैंक का कारोबार हो तो 10 लोग, अगर बैंक का कारोबार ना हो, कोई और कारोबार हो अदर देन बैंक, प्रोफेशनल्स की फर्म ना हो, उसमें तो अनलिमिटेड था ना। बैंक के अलावा कोई कारोबार हो तो उसमें मैक्सिमम कितने लोग थे? 20। यानी कि आम कारोबार में 10, और अदर देन यानी कि सॉरी, आम कारोबार नहीं, बैंक 10, और आम कारोबार कितने थे? उसमें 20 लोग थे। हमने कहा था कि अगर इससे तादाद बढ़ जाए तो वो क्या कहलाएगी? इलीगल एसोसिएशन। अच्छा, आज मैं रैंडम बातें कर रहा हूँ जनरल, क्योंकि अभी किताबें किताबें हैं नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, आज ओरिएंटेशन है तो थोड़ा थोड़ा मैं भी पढ़ रहे हैं, जो बच्चों वाली बातें आज कर रहे हैं। तो क्योंकि एक तरतीब है, एक सिस्टम होता है, उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरह हम पढ़ते हैं। तो बेटा, हमने ये सीखा था कि उसको हम क्या कहते हैं? इलीगल एसोसिएशन। इलीगल एसोसिएशन, तो इलीगल एसोसिएशन हो, गैर कानूनी एसोसिएशन, तो उसको तो कभी काम करने नहीं दिया जाए। ये ना सोचना कि इलीगल एसोसिएशन के तौर पे वो लोग काम करते रहेंगे, चलती रहेगी ना ना। अगर एक पार्टनरशिप हो, उसमें 20 से ज्यादा पार्टनर, 21 पार्टनर हो, उसको खत्म होना हो। लेकिन सर, अगर वो खत्म ना करना चाहें तो फिर, अब हम पढ़ेंगे, हम कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं, अब हम कहेंगे अगर तादाद यहाँ पे 10 से बढ़ के 11 होंगी
यहाँ पे 20 से बढ़ के 21 होगी। अब इनको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। एक्चुअली याद करें, हमने वहां पे एक लाइन पढ़ी थी, वो जो मैक्सिमम तादाद है वो पार्टनरशिप एक्ट ने तो कहीं नहीं बताई, वो कंपनी एक्ट ने बताई थी। याद करें, अगर वो लाइन आप दोबारा जाके पढ़ोगे ना वहां पे, तो वहां पे क्या लिखा हुआ था कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कहीं नहीं मैक्सिमम तादाद पार्टनर्स की, वो हम कंपनी एक्ट के मुताबिक मैक्सिमम, जो अगर तो बैंक का कारोबार है 10 हो सकते हैं, और अगर वो अदर देन बैंक है तो पार्टनर्स की तादाद कंपनी एक्ट के मुताबिक मैक्सिमम 20 हो सकती है। लेकिन फिर कंपनी एक्ट आगे वो कहता है कि अगर यहां से ज्यादा पार्टनर बढ़ गए, फिर आपको मेरे पास आके अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना ही करवाना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। ये कंपनी एक्ट ने कहा है। वो कहते हैं पार्टनर 100 पार्टनर हो, कहते हैं नहीं यार, तो अपने आपको कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करो, वो कहते हैं नहीं करवाओ, तो फिर वो गैर कानूनी कहलाएंगे, खत्म कर दिया जाएगा। यार हो गया इस बात को। मैंने कहा पिछली बातें पढ़ी हुई काम की भी हैं। पार्टनरशिप हमेशा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं। हमने कहा था कि अगर एक बंदा है वो कभी पार्टनर नहीं होता, दो लोग हैं अगर वो मिलकर कारोबार कर रहे हैं वो कंपनी में, वो क्या है, पार्टनर। लेकिन अगर दो में से एक मर गया या छोड़ के चला गया और एक रह गया और कारोबार को चला रहा है, अब वो पार्टनर नहीं है। 10 लोग हैं, किसी भी वजह से कम होते 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 एक पे आ गए, तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, खत्म। वैसे पार्टनरशिप तो तब भी डिसॉल्व होती है जब एक भी छोड़ के चला जाता है। वो जो पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है ना, हाँ वो पार्टनरशिप खत्म होती है। लेकिन अगर वो चाहें, देखो 10 लोग, एक छोड़ के चला गया, पार्टनरशिप वो पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो खत्म हो गया। अब वो आपस में 9 लोग तो है ना, एक से ज्यादा लोग हैं, वो आपस में नया कॉन्ट्रैक्ट करके वो कर लें कारोबार। पार्टनरशिप तो अभी भी हो सकती है। चलो, लेकिन अगर वो कम होते होते रह ही गया और वो एक ही भी खास है, मासूम खास के मैं पार्टनरशिप के तौर पर कारोबार लेकर चलना चाह रहा हूं, वो कहेंगे अभी भी वो मान ले कि उनकी रूहें मुझसे बातें करती हैं, हाँ भुट्टो जिंदा है, भुट्टो मेरे साथ पार्टनर है, ऐसे तो नहीं होगा मेरे बच्चे। पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी। और लोग इंसान, पर्सन, यानी कि एक कंपनी के साथ मिलकर भी आप पार्टनरशिप का कारोबार, वो भी इंसान है, याद रखिए। खैर, पार्टनरशिप हमेशा क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कभी सादा एक इंडिविजुअल पार्टनरशिप नहीं हो सकता, इसलिए ये लफ्ज दोनों आपस में लाजुम मलजूम है। हु ऑन्स एंड रन्स देयर ओन बिजनेस, कहता है कि ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल टू द बिजनेस। अब देखो ना, यहाँ पे जब ऐसी बातें करें ना तो थोड़ा मुस्कुराया भी करो, है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट खराब हो रहे हैं। यहाँ पे कहता है ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल टू द बिजनेस। क्या हर पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता था? नहीं है? हाँ लास्ट में नहीं था, हम पढ़ गए हैं, वो अपनी जगह पे है। पेपर पास करने के लिए अब हमने ये भी बात भी पढ़नी है? अब आज के बाद अगर कोई बंदा पूछ ले, आपने यही बताना है कि हर पार्टनर, कंपनी एक्ट के मुताबिक हर पार्टनर ने क्या करना होता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करना। ये मासूम लोग हैं, आपको जनरल बातें बता रहे हैं, लेकिन वहां पे हमने पढ़ लिया था। कोई बंदा स्किल्स लेके आ रहा होता है खाली, कोई बंदा पैसा लेकर आ रहा होता है, और बाज का तो सिर्फ नाम का पार्टनर था, है वो पार्टनर बाय स्टॉपलर होल्डिंग, और भी बेचारा फंसता था, वो भी कुछ नहीं लेकर आता था समटाइम। एक रिटायर होकर चला गया, वो भी उसका कोई कैपिटल है ही नहीं अब बिजनेस में, सब कुछ लेकर चला गया, नोटिस लेकर नहीं गया, अभी पार्टनर है। तो कहने का मतलब वहां पे कुछ और था। लेकिन भारत क्या कहता है कि हर पार्टनर पैसा लेकर आता है। ए पार्टनर बिजनेस इज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए पर्सन बाय द लॉ। इस बात की समझ आ गई ना? वो जो, अगर हम सब लोग यहाँ पे सीएफई में पार्टनर हैं, तो सीएफई की अपनी कोई इंसानों वाली कानूनी हैसियत नहीं है। सीएफई की कानून की निगाह में इंसानों वाली कोई हैसियत नहीं है। सीएफई को कानून इंसान नहीं मानता अगर ये पार्टनरशिप का बिजनेस है। हाँ, हमें तो इंसान मानता है, हम लोग तो इंसान हैं। मालिकों को इंसान के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और इसकी जितनी लायबिलिटीज हैं वो किनसे रिकवर की जाएंगी, मालिकों से। सीएफई खुद इंसान नहीं, इसलिए ये किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। और वैसे भी अगर हम सीएफई का नाम इस्तेमाल कर भी लेते हैं ना पार्टनरशिप के अंदर, हम बिजनेस का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं अक्सर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, है, लेकिन एक्चुअली जिम्मेदार कौन होता है, मालिक। याद रखिएगा, अगर सीएफई, मान लो कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ सीएफई के साथ हो, किसी और के साथ तो नहीं हुआ, सीएफई का नाम, सीएफई का फॉर्म फिल किया आपने, सारा कुछ सीएफई का लिखा हुआ था ऊपर, मालिकों का तो नाम लिखा ही नहीं हुआ। और वो जो फॉर्म आपने फिल करके जमा कराया, एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, जो सीएफई के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन वहां पर जिम्मेदार कौन है, सीएफई के मालिक। आपका कॉन्ट्रैक्ट सीएफई के साथ नहीं हुआ, किसके साथ हुआ है हकीकत में, मालिकों के साथ। लेकिन इस तरह ये होता भी उनको, लेकिन कानूनी तौर पे तो पता है ना इसका इफेक्ट क्या है, इसे हम इस तरह चल भी जाए वो कोई मसला नहीं। वो कहेंगे, देखें दो साहब कहेंगे ले मेरा नाम दिखाएं ऊपर, मेरे साथ इस बच्चे ने थोड़ी, मैं क्यों फीस इसकी वापस करूं, मेरे साथ तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। कहेंगे सर सीएफई के साथ तो सीएफई पे करे ना। कहेंगे सर आप मालिक हो ना, पार्टनर हो ना, हाँ तो आप भी जिम्मेदार। ले बेटा, ए पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए पर्सन बाय द लॉ, और इंडिविजुअल पार्टनर आर पर्सनली लायबल जॉइंटली विद द अदर पार्टनर्स फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस। अब इस लाइन को भी समझो, याद करें बचपन के अंदर हमने डिस्कस किया जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटीज। हमने वहां पे डिस्कस किया था कि अज्यूम कर लो, अगर मिस्टर ए, मिस्टर बी, इन्होंने, इनका ये दोनों आपस में पार्टनर्स हैं, ये दोनों आपस में पार्टनर हैं, इन्होंने किसी मिस्टर सी से 10 लाख रुपए का उधार पे सामान खरीदा है इस कारोबार के लिए।
ये दोनों इक्वल पार्टनर है। तो जब मिस्टर सी को मेरे बच्चे पे करेंगे, ये कैसे मेरे बच्चे कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली। 5 लाख रुपया ये देगा और 5 लाख रुपया ये देगा, तो ये दोनों क्या करेंगे? उसको 10 लाख रुपया पे। जॉइंटली लाइबिलिटी कैसी? जॉइंट और सेवरल। अब जॉइंट की तो समझ आ गई, जॉइंट का मतलब क्या? मिलकर पे करते हैं। लेकिन अगर मेरे बच्चे मिलकर ना भी पे करें, सेवरल लाइबिलिटी भी है। सेवरल का मतलब क्या था? इंडिविजुअली भी फर्म की सारी लाइबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? मिस्टर ए तो वैसे गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा, ये मिल ही नहीं रहा। मिस्टर सी को मिस्टर बी मिल गया, तो मिस्टर सी मिस्टर बी से पूरे का पूरा 10 लाख रुपया रिकवर कर सकता है, क्योंकि कानून यही है। पार्टनरशिप के अंदर देखो, पार्टनर का मतलब क्या है? आप उसके साथ हिस्सेदार। और पार्टनरशिप के अंदर अगर वो कुछ सही करे आपको फायदा होगा, अगर वो कुछ गलत करे आपको नुकसान होगा। यानी कि समझ लो कि, अब मैं क्या अल्फाज बोलूं इसके लिए, जैसा होता है ना कि, चलें खैर अब क्या समझाएं आप। लेकिन वो भी है, और भी बड़ी सारी एग्जांपल्स हो सकती है, लेकिन गोली मारो, इमोशनल एग्जांपल्स बन रही हैं। बेटा, तो पार्टनरशिप के अंदर लाइबिलिटी कैसी थी? जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट का मतलब वही मिलकर पे करना है, हम सब लोग सीएफई के पार्टनर। 50 लाख की लाइबिलिटी है सीएफई की पे करनी है, तो हम जितने जितने पार्टनर हैं उसके मुताबिक जॉइंटली मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे और पे कर देंगे। लेकिन हम आप सारे सारे माशाल्लाह मुल्क से गायब हो गए, अब बाहर चले गए, मैं अकेला फंस गया यहाँ पे। और 50 लाख रुपए अब कौन पे करेगा? मैं फंस गया तो मैं पे करूंगा। याद रखोगे इस बात को। तो सेवरल का मतलब क्या था? इंडिविजुअली। तो पार्टनरशिप के अंदर लाइबिलिटी कैसी होती है? जॉइंट एंड सेवरल। इंडिविजुअल पार्टनर पर्सनली लायबल। पर्सनली लायबल मतलब हर बंदा पर्सनली सेवरली भी लायबल है, या जॉइंटली विद अदर पार्टनर्स फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस। तो ये जनरल जनरल मेरे बच्चे छोटी छोटी बातें थी, जो काम की बातें इंशाल्लाह, क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा सा, ये भी एक हल्का सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ तक मेरे बच्चे आप लोगों ने इसको पढ़ के आना है, यहाँ तक, यहाँ तक किताब लेकर आज यहाँ तक, इसको भी अभी हमने पढ़ना। कहते कंपनी अनलाइक सोल ट्रेडर पार्टनरशिप, ये 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अच्छा, सोल ट्रेडर पार्टनरशिप का यहीं पे जिक्र है, आगे कहीं नाम आ जाएगा। ये टॉपिक नहीं, हमें आगे सारा कंपनी लॉ पढ़ना है। जो जितना कि उसने समझाना था आपको यहाँ पे समझा देगा और मामला खत्म हो जाएगा। ये ना सोचना कि बार बार ये चीजें आती रहेगी सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में, हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं। लेकिन आपने शुरू के अंदर कंपैरिजन थोड़ा सा दे दिया। कहता है कि अनलाइक सोल ट्रेडर पार्टनरशिप एक कंपनी इज ए लीगल पर्सन, यही हमने पढ़ा था। अगर कोई एक बंदा कोई भी कारोबार करना चाहे और उस कारोबार का हमने कहा था कि रजिस्टर्ड करवा ले या इनकॉर्पोरेट करवा ले एज ए कंपनी, कंपनी एक्ट 2017 के तहत, तो ये कारोबार क्या बन जाएगा? ये खुद एक इंसान बन जाएगा। और मैं जब हमेशा मैं इस तरह का इंसान बना रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? ये आर्टिफिशियल है। ये चौकोर सर वाला आर्टिफिशियल है, ये गोल सर वाला ये आप लोग ऐसे ही, ये नेचुरल पर्सन है। तो ये खुद एक इंसान बन जाता है, और ये इंसान अपने मालकों से अलहदा है। सारी बात है, ये एक अलहदा इंसान है, ये अलहदा इंसान, दो इंसान। ये ऐसी थोड़ी हो सकता है इनकी जान इनके अंदर है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये अगर ये मर गया, ऐसा थोड़ी होगा ये भी मर जाएगा, ना ना। अगर ये मर गया, इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो मर गया, ना ना। जब हमने कह दिया दोनों, कंपनी भी इंसान है और ये भी इंसान है, और दोनों अलग अलग है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं। याद रखो, वो जो होगा, जिस तरह का ताल्लुक होगा हम देखें। कहते हैं लाइक सोल ट्रेडर पार्टनरशिप कंपनी इज ए लीगल पर्सन। और ये अच्छा, एक और मैं हमेशा बच्चों को बता रहा हूँ, लीगल पर्सन को समझा रहा हूँ कि लीगल पर्सन हम इसको क्यों कहते हैं। हाँ, देखो, जब ये कंपनी बनी ना, तो कानून वो जो होते हैं ना, वो दानिश्वर लोग जो थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, हाँ, उन्होंने आगे कहा कि इस कारोबार ये कारोबार अब इंसान है। तो वो जो आम मेरे और आप जैसे लोग थे, उन्होंने क्या किया, कारोबार कहाँ से इंसान? अरे तेनों नहीं इंसान मानते, तेरा कारोबार इंसान। यानी कि यहाँ पे तो हम आम इंसान को इंसान नहीं मानते, और यहाँ पे हम कारोबार को कैसे इंसान मान? तो वहां पे उसने कहा कि भाई कानून कह रहा है। कहता कौन सा कानून? कानून ने आके 2 चपेड़े करे। कहता हम कह रहे हैं कि कारोबार इंसान है तो इंसान है। उसने कहा कि अब आप कह रहे हो तो मैं इसको इंसान मान रहा हूँ। ये तो मैंने, इसलिए हम इसको कहते हैं लीगल पर्सन। कानून की निगाह में इंसान, हमारी निगाह में अभी भी नहीं वैसे देखा है, क्योंकि कानून ने जबरदस्ती हमसे इंसान बनवाया इसको। इसलिए हम इसको क्या मानते हैं? लीगल पर्सन। कि कानूनी तौर पे ये इंसान है, कुदरती तौर पे को नहीं है। कानून ना कहता ना इसको इंसान, हमने कभी भी पार्टनरशिप को तो कानूनी इंसान नहीं कहा, हम उसको इंसान मानते हैं। सोल ट्रेडर को कानूनी इंसान नहीं किया, हम उसको नहीं मानते। लेकिन यहाँ पे कानून ने कह दिया इसको इंसान मानो, अगर नहीं मानोगे तो आपको, हमने कहा कि ठीक हो गया, हम इसको इंसान, तो ये क्या है? बन गया एक लीगल पर्सन बन गया। कहता है दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। डॉक्ट्रिन कहते हैं प्रिंसिपल को, असूल को। ये जो अभी लाइन बोली है ना उसने,
बल्कि इसको आगे मजीद भी बता देगा, सुनिएगा। एक बंदा या एक से ज्यादा लोग मिलकर जब कोई कारोबार करने जा रहे हैं, जब कोई कारोबार करने जा रहे हो और उस कारोबार को कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड करवा लो, जब वो कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड हो जाता है, वो खुद एक अपने मालिकों से अलहदा इंसान बन जाता है, और वो इंसान उसके अपने राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं। अब दोबारा जरा देखिएगा इसको इकट्ठा कर। जब कुछ लोग मिलकर किसी कारोबार को कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, वो कारोबार खुद एक इंसान बन जाता है, और इस इंसान के आम इंसानों की तरह राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं। और राइट्स और ऑब्लिगेशन वैसे भी कैसे बनते हैं, बोला हमेशा बाय कॉन्ट्रैक्ट। जब देखो कभी भी आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं आएगा जब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, और मजे की बात है कभी आपका राइट भी नहीं होगा जब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। बगैर कॉन्ट्रैक्ट के कभी अपना राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट करके देखें, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हाँ, कुछ जगहों पे कानून खुद बना देता है कॉन्ट्रैक्ट, याद है वो काजी कॉन्ट्रैक्ट है, आपको कोई चीज मिल गई तो वहां पे भी जो ऑब्लिगेशन कानून ने ऐड किया था, उसने कहा था समझो ये कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ है। अदरवाइज मेरे बच्चे कभी भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन किसी इंसान के ऊपर आ ही नहीं सकते जब तक कॉन्ट्रैक्ट ना हो। याद है बचपन में हमने पढ़ा था माइनर है कभी भी पर्सनल लायबल नहीं होता, क्यों, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता है। तो वही बात, जितने इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पर्सन होते वो कभी मेरे बच्चे लायबल होते नहीं थे पर्सन, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, उनके सर पे कभी ऑब्लिगेशन आता ही नहीं था। तो लेकिन जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है उसी, कहने का ये मतलब कि जब किसी कारोबार को हम इंसान के यानी कि कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवा लें, वो क्या बन जाता है, एक इंसान बन जाता है। और इस इंसान के भी, इस इंसान की हम बात कर रहे हैं, इस इंसान के भी वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसानों के। इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। यानी कि इनके इस कंपनी के ऊपर, इस कारोबार के ऊपर हमने कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी वाला असूल लगा दिया है। यानी कि ये कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी एक इंसान है, अदारा भी पर्सनैलिटी होता है। हमने कहा कि हाँ, कानून कह रहा है कि यहाँ पे ये कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी बन गया, एक इंसान बन गया है, और इसके भी वही राइट्स और ऑब्लिगेशन जो आम इंसानों के, जो आम इंसान कर सकता है, जो भी कानूनी तौर पे आप कर सकते हो वही कानूनी तौर पे ये भी कर सकते। क्या रखोगे, दोबारा जरा देखिएगा। कोई बंदा आपसे पूछ ले अच्छा डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी बताओ क्या होता है, हम वहां पे उसको बताएंगे कि जब हम कारोबार को कंपनी के तौर पे इनकॉर्पोरेट करने रजिस्टर्ड करवा लें तो वो एक सेपरेट पर्सन बन जाती है, और उस पर्सन के भी वही राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसानों के होते हैं। इस असूल को क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कल जब मैं आपसे आऊं यहाँ पे पूछूं कि अच्छा बेटा बताओ डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या है, तो आपने सिंपल बताना है कि सर जब हम बिजनेस को कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो वो इंसान बन जाता है, और उस इंसान के भी वही राइट्स और ऑब्लिगेशन होते हैं जो आम इंसानों के होते हैं। और इस असूल को क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट। अब मेरे बच्चे वो पेपर में वैसे भी एक दो नंबर का, दो तीन नंबर का पूछ सकता है आपसे कि बताओ डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, पूछा हुआ उसने। यहाँ मेरे बच्चे वो क्या कर देगा, आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछ लेगा है कि बताएं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब क्या। नीचे चार ऑप्शन आ रहे होंगे, चार में से एक ये है जो सही ऑप्शन, बाकी तीन गलत होंगे, लेकिन बाकी तीन आपको सही लगेंगे, सही गलत लगेगा, क्योंकि यही असूल है एमसीक्यूज का, तो यही असूल है। लेकिन बहरहाल आप जरा इसको रीड कर लो मेरे बच्चों। कहते हैं दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ, और ये दिस इज कॉल्ड का मतलब क्या, आगे वो बता भी रहे इसका मतलब क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। वैसे तो ये जो छोटी सी लाइन लिखी है इसका भी यही मतलब था। कहता है कि पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर की तरह, कहता है कि अनलाइक सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप, ए कंपनी इज ए लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। यानी कि ये खुद एक इंसान होती है अपने मालिकों से अलग। जब ये खुद इंसान है तो मतलब वही है कि ये इंसानों वाले काम भी कर सकती है, इसके भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इंसानों वाले होती है। इसलिए उसने बोला था दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, लेकिन उसको लगा कि ऊपर की लाइन से मैंने डिटेल में नहीं बताया हमने, इसलिए उसने बता दिया कि इसका मतलब मजीद क्या है। क्या है, द लॉ रिकॉग्नाइज कंपनी एज ए पर्सन। जब कंपनी बन जाए तो वो कानूनी तौर पे, कानून उसको कंपनी को पर्सन के तौर पे रिकॉग्नाइज, लेकिन जब वो कंपनी बन जाए तभी वो पर्सन के तौर पे, जब तक कंपनी नहीं बनी उसको पर्सन के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। हाँ, आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि कंपनी की तरह कुछ और इदारे भी हैं जिनको हम इंसान मानते हैं, खाली कंपनियां नहीं होती जिनको इंसान मानते हैं, कंपनी की तरह के कुछ और इदारे भी होते हैं जिनको हम बॉडी कॉर्पोरेट्स बोलते हैं, वो भी आ जाएंगे बीच। यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी भी आ जाती है, दो और तरह के इदारे भी हैं, जब वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह हमें समझ आ जाएगी। फिलहाल तो एक जनरल सी बात, कहते हैं लॉ रिकॉग्नाइज कंपनी एज ए पर्सन विद लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सिमिलर टू दोज ऑफ द ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। यानी कि जो आम इंसान के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते हैं सिमिलर इस इंसान के भी वही। डॉक्टर कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या है, जब हम कंपनी को रजिस्टर करवाने वो पर्सन बन जाती है और अपने मालिकों से अलग है, और इसके भी वही राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसानों के। याद रखोगे मेरे बच्चे, सिर्फ यहां तक मेरे बच्चे आप लोगों ने क्या करके आना है, ये जनरल सी बात है, आगे भी आसान है अभी है?
लेकिन एक चीज वही कि जितना होगा इंशाल्लाह हम यहीं पे उसको याद कर लेंगे, जितना हुआ करेगा इंशाल्लाह क्लास के अंदर ही उसको मैक्सिमम, वही बात जैसा बिलो के अंदर कि आधा पौना घंटा जाके घर पढ़ लीजिएगा, वो मोर देन सफिशिएंट। अच्छा, पढ़ना चाहे घंटा 1.5 घंटा पढ़े, आज का सिर्फ मैक्सिमम 15-20 मिनट के अंदर उस दिन का टॉपिक पढ़ा जाएगा आपसे, वो याद हो जाएगा। जो कोशिश करना है, जो पीछे आपने पढ़ा होगा उसको बार, यहाँ पे भी क्लास में रिपीट करेंगे, लेकिन आप लोगों ने भी उसको बार बार 10-15 मिनट लगाएं और एक टॉपिक पढ़, या एक वक्त आएगा इंशाल्लाह 15-20 मिनट के अंदर मैं यहाँ पे आपको मैक्सिमम 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करके दूंगा। तो जब हम 10 मिनट में यहाँ पे, आप चलो 20-30 मिनट लगा लो जल्दी जल्दी में, और कितनी का सिखाएंगे आपको, कैसे बार बार हमने रिपीट करना है ताकि वो चीज़ें याद रहें। तो इंशाल्लाह मेरे बच्चे कल मुलाकात होती है। हाँ क्या बना, लाइट आई नहीं? और ये हमारा कैंपस जो परला कैंपस है, वो उसका ये आखिरी मंथ, अब ये साथ हमने तकरीबन ये फिनिशिंग स्टेज पे है। बेहतरीन किस्म की यहाँ पे मजीद लाइब्रेरी की, बेटियों के लिए तो मेरा ख्याल है वो अभी भी काफ़ी मुनासिब जगह है, लेकिन मजीद लाइब्रेरी शाइब्रेरी वो सारा कुछ यहाँ पे एक बेहतरीन किस्म के दोनों कैंपस आपस में मर्ज हो जाएंगे, और वो बन गया, वो सारा रेडी है। बस अब ये 10-12 दिन है, क्योंकि हमने